बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, उर्दू वॉइस ऑन पर आप सभी को खुशामदीद। आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ उसका उन्वान है बुहतान। ये कहानी मलिक सफदर हयात की डायरी से माखूज है। कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज अ न्यू यूट्यूबर हमारी सपोर्ट करें। शुक्रिया। नाकाम इश्क और इंतकाम की जो कहानी आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ऐसी मुनफरद कहानी शायद ही कभी आपकी नजर से गुजरी हो। 50वीं दहाई के अवाइल में मौसम खज़ां की एक सुबह एक खुदकुशी की इतला मिली। मैं 2 आदमी के साथ लेकर वकुआ पर पहुंच गया। उस मकान में ये सानिया पेश आया था। वो 4 या 5 कमरों पर मुश्तमिल था। उसमें 2 मियाँ बीवी रहते थे। उनकी हाल ही में शादी हुई थी और बच्चा कोई नहीं था। कुशादा सेहन वाले उस मकान के कमरे खासे बड़े बड़े और सेहन में कुछ पौधे भी उगे हुए थे। खुदकुशी करने वाला साहिब खाना था। उसके बारे में मालूम हुआ कि वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर था और गुज़श्ता 7-8 माह से उस मकान में रह रहा था। उसका हाल ही में उस इलाके में तबादला हुआ था। उसका नाम सफदर हुसैन मालूम हुआ। उसकी लाश एक कमरे में शहतीर के साथ लटक रही थी। मुबैना तौर पर उसने फंदा डालकर खुदकुशी की थी। लाश के ऐन नीचे एक मेज रखी थी और मेज के करीब एक स्टूल ऊंधा पड़ा था। जिस रस्सी को फंदे के तौर पर इस्तेमाल किया गया वो बिल्कुल नई थी। सफदर हुसैन का रंग गंदमी और जिस्म कदरे भारी था। उसकी उम्र 30 साल से कुछ कम मालूम होती थी, लेकिन बाद में लाश के मुआयने के बाद उसकी उम्र 37 साल मालूम हुई। सरसरी मुआयना करने के बाद मैंने उसे उतरवा कर एक कपड़ा डाल दिया और उसकी बेवा से बात करने की ख्वाहिश का इजहार किया। उसका नाम सलमा मालूम हुआ। वो दूसरे कमरे में मोहल्ले की औरतों के दरमियान गमज़दा बैठी थी, लेकिन उधर से रोने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों इस इलाके में आए हुए थे और उनका कोई करीबी रिश्तेदार यहाँ नहीं रहता था। थोड़ी देर के बाद बड़ी उम्र की औरतें सलमा को सहारा दिए हुए बैठक में लाईं। उसने स्याह चादर ओढ़ रखी थी और सिसकियां लेती हुई आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। अगरचे उसने घूंघट निकाल रखा था, मगर उसकी चाल और कद-बुद से मैंने अंदाजा लगाया कि वो खासी कम उम्र लड़की थी। बिल्कुल स्कूल गर्ल मालूम होती थी। मैंने सोचा मुमकिन है उसकी जिस्मानी साख्त लड़कियों जैसी हो, लेकिन जब मैंने उसकी आवाज सुनी तो वो भी नौजवान लड़कियों जैसी थी। ये एक ऐसी बात थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मतूफी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स था। मेरे दिल में शक पैदा हुआ कि शायद उसने किसी तालिबा को वर्गलाकर उससे शादी कर ली थी। मैं सलमा की तालीम और उम्र जानने के लिए बेचैन हो गया, लेकिन फौरन ये सवालात मुनासिब नहीं थे। बीबी, ये सानेहा कैसे पेश आया? मैंने नरमी से पूछा। जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, उसने सिसकियों के दरमियान कहा। रात को हम उधर साथ वाले कमरे में सोए हुए थे। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि इनका बिस्तर खाली था। मैं समझी कि शायद वो दूसरे कमरे में जाकर लेट गए होंगे, लेकिन वहां जाकर देखा तो उनकी लाश छत से लटक रही थी। मेरी चीखें निकल गईं। मैं भागकर बाहर गई और खाला नजीरा का दरवाजा खटखटाया। क्या तुम्हारे मियाँ किसी वजह से परेशान थे? कोई खास परेशानी तो नहीं थी। आम परेशानी क्या थी? उसने जवाब देने में कदरे तामुल किया। फिर बोली, वो अपने काम की बातें मुझे नहीं बताते थे। एक दिन कह रहे थे कि दफ्तर के हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ हो गई है। उस दिन के बाद परेशान परेशान नजर आते थे और छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आ जाते थे। जब ज्यादा गुस्सा आता था तो दूसरे कमरे में जाकर सोते थे। कल रात को भी किसी बात पर गुस्सा किया था। हाँ, 2-3 बातों पर गुस्सा किया था, उसने सोचते हुए कहा। रात के खाने में मैंने करेले बनाए थे। जब मैंने खाना लगाया तो गुस्से से कहने लगे, पता नहीं तुम्हें करेले पकाने का क्यों इतना शौक है? करेले गर्म होते हैं, जाओ थोड़ी सी कच्ची लस्सी बना लाओ। मैंने पूछा कि नमकीन या मीठी? उन्होंने जवाब दिया, नमक भी डाल देना। मैं समझी उन्होंने नमकीन लस्सी बनाने के लिए कहा है, लेकिन जब उन्होंने लस्सी का घूंट लिया तो फौरन कुल्ली कर दी और गुस्से से बोलने लगे कि मैं कड़वी जहर लस्सी बना लाई थी। उन्होंने थोड़ा सा नमक डालने के लिए कहा था। मैं दोबारा लस्सी बना लाई, मगर उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। और किस बात पर गुस्सा किया था? मैं कई दिनों से मेके जाने का कह रही थी। रात को मैंने उनको ये बात याद दिलाई तो फिर गुस्से में आ गए। कहने लगे,
कोई जरूरत नहीं लेके जाने की, यहाँ मेरा खाना कौन पकाएगा। बस इस किस्म की बातें करते रहे। मैं कुछ नहीं बोली और अंदर जाकर बिस्तर पर लेट गई। वो बाहर सहन में टहलते रहे। फिर थोड़ी देर के बाद अंदर आए और कहा कि अगर तुम्हारा यहाँ दिल नहीं लगता तो अपनी अम्मी को 1 आध महीने के लिए यहाँ बुला लो। मैंने गुस्से से कहा कि अगर अम्मी यहाँ आ गई तो अब्बा का खाना कौन पकाएगा। इतनी सी बात पर उनको दोबारा गुस्सा आ गया और बोलना शुरू हो गए। मैं दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आ गई। मैं यही समझती रही कि वो भी सो गए होंगे। अगर मुझे पता होता कि वो इतनी सी बात पर अपनी जिंदगी खत्म कर लेंगे तो मैं इनके पैर पकड़कर माफी मांग लेती। उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, तुम्हारी शादी को कितना अरसा हुआ था। तकरीबन 9-10 महीने हुए थे। तुम्हारी तालीम कितनी है। मैं जी सिर्फ 5 जमातें पढ़ी हुई हूँ। तुम्हारी उम्र तो बहुत छोटी मालूम होती है, तुमने ज्यादा तालीम क्यों नहीं हासिल की। ये तो जी माँ बाप की मर्जी है, उन्होंने 5 जमातों के बाद घर में बिठा लिया था। करीब खड़ी एक औरत ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसकी उम्र सिर्फ 14-15 साल होगी। खाला मेरी उम्र इतनी भी कम नहीं है। सलमा ने कहा, मैं 17 साल से ज्यादा उम्र की हूँ। तुम्हारे मियाँ की उम्र तो काफी ज्यादा थी। मैंने कहा, 40 साल के तो जरूर होंगे। उनकी उम्र 37 साल थी। क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई थी। हमारे खानदान में लड़कियों की मर्जी नहीं पूछी जाती। मैं अनपढ़ हूँ, मेरे मियाँ पढ़े लिखे और सरकारी अफसर थे। मेरे माँ बाप ने रिश्ता मंजूर कर लिया। क्या सफदर तुम्हारे रिश्तेदार थे। जी, मामू के बेटे थे। क्या तुम इस शादी पर खुश थी। खुश तो होना ही पड़ता है जी। मैंने अंदाजा लगाया कि वो इस शादी पर खुश नहीं थी। ये बात नहाए ताज्जुब खेज थी कि उसके वालिदैन ने इतना बेजोर रिश्ता क्यों किया था। लड़की में बज़ाहिर कोई ऐब भी नहीं था। बातों के दौरान मैंने उसके चेहरे की कुछ झलक देखी थी। वो गोरे चिट्टे रंग की खूबसूरत लड़की थी और कश्मीरी मालूम होती थी, जबकि उसके शोहर का रंग गंदमी था। मैं दूसरे कमरे में चला गया जहां एएसआई ज़ाब्ते की कार्रवाई में मसरूफ था। उसने मुझे देखकर कहा, मलिक साहब जरा इधर आए। वो मुझे लाश के पास ले गया और कपड़ा हटाकर मतूफी की कलाइयां दिखाई जिन पर मध्यम निशान पड़े हुए थे। ये रस्सी के निशान मालूम होते हैं। उसने मजीद कहा, निशान टखनों पर भी हैं। वो रस्सी ही के निशान है। मैंने कहा, ये खुदकुशी का नहीं कत्ल का केस है। एएसआई ने कहा, इसकी बीवी बहुत कम उम्र और खूबसूरत है। हाँ, तुमने ठीक कहा है, बीवी की उम्र सिर्फ 17 साल है और वो सफदर उसका मामूजाद है। फिर कत्ल इसी ने किया है। एएसआई ने फैसला सुना दिया। थाने ले चलें, सुबह तक सब कुछ उगल देगी। तुम्हारी थ्योरी क्या है। सीधी सी बात है जी, शोहर के सोने के बाद बीवी ने हाथ पैर बांध दिए होंगे, मुंह पर कपड़ा भी बांध दिया होगा, इसके बाद उसे छत से लटका दिया होगा। ये बहुत हल्की फुल्की और नाजुक लड़की है। इतने भारी शख्स को इसके लिए उठाना नामुमकिन है, तो फिर ये किसी आशना की मदद से किया होगा इसने ये काम। मियाँ बीवी में रात को झगड़ा हुआ था और गालिबन सफदर इस कमरे में आकर सो गया था। हो सकता है कि कोई शख्स रात के वक्त उस कमरे में घुसा हो और अपना काम मुकम्मल करके वापस चला गया हो। ये किसी मजबूत आदमी का काम मालूम होता है। तुम्हारा ये ख्याल गलत है कि बीवी ने नींद की हालत में उसके हाथ पैर बांध दिए होंगे। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करती तो सफदर की आंख खुल जाती और वो बीवी को आसानी से जेर कर लेता। ख्वाह उसके हाथ बंधे हुए क्यों ना होते, कम से कम शोर तो मचा ही सकता था। अगर ये किसी बाहर के आदमी का काम है तो देखना ये पड़ेगा कि इस कत्ल से उसका मकसद क्या है। हाँ, पहले कत्ल का मुहर्रिक तलाश करना पड़ेगा। आशना वाली बात बहुत हल्की मालूम होती है। सलमा सिर्फ 5 जमातें पढ़ी हुई है और बज़ाहिर बहुत सीधी सादी लड़की है। वो इतनी शातिराना मंसूबाबंदी नहीं कर सकती। कत्ल को खुदकुशी का रंग देने का मतलब है कि इस काम में किसी ज़हीन शख्स का हाथ है। मैंने उस रस्सी का मुआयना किया जो फंदे के तौर पर इस्तेमाल की गई थी। खुदकुशी करने वाले अमूमन कोई रुका जरूर छोड़ जाते हैं ताकि किसी बेगुनाह शख्स को मौत का जिम्मेदार करार ना दे दिया जाए, लेकिन बाज लोग इसके बरक्स भी कर सकते हैं। बरक्स यानी वो मरने से कब्ल ऐसी कार्रवाई कर जाते हैं जिससे उनका दुश्मन कत्ल के इल्जाम में धर लिया जाए। लिहाजा हमें ये पहलू भी मद्देनजर रखना चाहिए। उसकी कलाइयों पर जो निशान है वो ऐसी ही कार्रवाई का हिस्सा भी हो सकते हैं। यानी हो सकता है कि सफदर ने खुदकुशी से कब्ल दानिस्ता ये निशानात डाल दिए हों ताकि उसकी बीवी
या कोई और शख्स उसके कत्ल के इल्जाम में पकड़ा जाए। लेकिन आप तो कहते हैं कि बीवी बहुत कम उम्र और सीधी सादी लड़की है, एएसआई ने कहा, बल्कि खूबसूरत भी है। ये बात कत्ल की मंसूबाबंदी के ज़िम्न में बिल्कुल सही है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि कम उम्र और हसीन लड़की के बारे में ये कियास आसानी से किया जा सकता है कि वो बड़ी उम्र के शोहर को पसंद नहीं करती होगी। इसके बरक्स ये भी कहा जा सकता है कि बड़ी उम्र का शोहर अपनी कम उम्र और हसीन बीवी से वालिहाना मोहब्बत करता होगा। जब ऐसा तजाद मौजूद हो तो कम उम्र बीवी शोहर की घरेलू जिंदगी को बआसानी जहन्नम बना सकती है और उसे रफ्ता रफ्ता खुदकुशी की तरफ धकेल सकती है। सलमा की बातों से ये अंदाजा होता है कि वो इस शादी पर खुश नहीं थी। नीज उसने ये भी बताया है कि वो कई रोज से मैके जाने पर इसरार कर रही थी। रिपोर्ट में क्या लिखा जाए? फिलहाल हम इसे पुरस्कार मौत कह सकते हैं, मैंने कहा। अब ये जो रस्सी है ये बिल्कुल नई है। अगर ये खुदकुशी का केस है तो हम ये कह सकते हैं कि सफदर कई रोज से खुदकुशी के बारे में सोच रहा था और उसने एहतियातन रस्सी का इंतजाम भी कर लिया था। लेकिन अगर ये कत्ल का केस है तो फिर ये कहा जाएगा कि कत्ल भी अचानक नहीं हुआ। कातिल भी कई दिनों से मंसूबाबंदी कर रहा था और उसने पहले से रस्सी खरीद कर रखी हुई थी। हो सकता है रस्सी किसी और मकसद के लिए खरीदी गई हो और कई रोज से घर में रखी हो। ये बात चेक करनी जरूरी थी। मैंने रस्सी को लपेट कर गोला बना लिया और दूसरे कमरे में जाकर दोबारा सलमा को बुलवाया। बीबी, मैं इस रस्सी के बारे में पूछना चाहता हूँ, मैंने इसे रस्सी दिखाते हुए कहा। तुम्हारे मियाँ ने ये रस्सी कब खरीदी थी? रस्सी देखकर वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई और कदरे तवक्कुफ के बाद बोली, पता नहीं जी, मुझे इस रस्सी के बारे में कुछ याद नहीं है। याद करने की कोशिश करो। हो सकता है कि तुमने कपड़े लटकाने के लिए या चारपाई में अजवाइन डालने के लिए ये रस्सी मंगवाई हो, क्योंकि ये बिल्कुल नई रस्सी है। मैं तो जी पहली दफा ये रस्सी देख रही हूँ। बीबी, मेरा ख्याल है कि ये कत्ल का केस है, मैंने कहा। हमें कुछ ऐसे निशानात मिले हैं जो कत्ल की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस सिलसिले में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे मियाँ का कोई दुश्मन भी था या कोई ऐसा शख्स जिससे उनकी मौत से फायदा पहुंच सकता हो? जी, मैं ऐसे शख्स को नहीं जानती। मैंने ये सवाल मुख्तलिफ जावियों से किया, मगर उसने किसी मशकूक शख्स की निशानदही नहीं की। ताहम इस सवाल के बायस वो परेशान जरूर हो गई थी। थाने पहुंचकर मैंने वो रस्सी हवालदार के स्पुर्द की और कहा, ये रस्सी लेकर बाजार चले जाओ और पता करो ऐसी रस्सियां कितनी दुकानों पर फरोख्त होती हैं और गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर इन दुकानदारों ने ऐसी कितनी रस्सियां फरोख्त की थी। नीज ये भी मालूम करने की कोशिश करो कि रस्सियां किन लोगों ने खरीदी थी। ये तो शायद कोई भी ना बता सके, हवालदार ने कहा। मैंने उसे सफदर हुसैन की तस्वीर निकाल कर दी। ये तस्वीर मैंने सलमा की एल्बम से हासिल की थी। ये तस्वीर अपने पास रख लो और दुकानदारों से पूछना कि इस शख्स ने ये रस्सी तो नहीं खरीदी थी। हमें जिस शख्स की तलाश है वो कोई नौजवान और मजबूत शख्स है, बशर्ते कि सफदर हुसैन यानी इस तस्वीर वाले शख्स ने रस्सी नहीं खरीदी थी। बहुत बेहतर जनाब, हवालदार ने कहा। मैं कोशिश करता हूँ। हवालदार को रुखसत करने के बाद मैंने एक एएसआई को बुलाया और कहा, तुम सफदर हुसैन के पड़ोसियों से मिलकर ये पता करने की कोशिश करो कि सफदर हुसैन की अदम मौजूदगी में किसी मशकूक शख्स का इनके घर आना जाना तो नहीं था, यानी कोई ऐसा शख्स जो चोरी छुपे सलमा से मिलने आता था। एएसआई ने पूछा। हाँ, ये एक अंदाजा है। हो सकता है ये कत्ल पुरानी दुश्मनी की बिना पर किया गया हो, इसलिए मशकूक आदमी किसी किस्म का भी हो सकता है। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक सफदर हुसैन की मौत फंदा लगने के सबब वाक़ हुई थी। उसके जिस्म पर कोई मोहलिक चोट मुशाहदे में नहीं आई थी, ताहम इसके मैदे से मवाद हासिल करके कीमियाई तज्जिये के लिए भिजवा दिया गया था। हवालदार रस्सी के बारे में कोई काबिल जिक्र खबर नहीं लाया। बाजार में रस्सियों की कई दुकानें थीं और उन्होंने एक हफ्ते के दौरान 1.5-2 दर्जन उस जैसी रस्सियां फरोख्त की थीं। ताहम सफदर हुसैन की शक्ल के किसी आदमी ने रस्सी नहीं खरीदी थी।
एएसआई ने बताया कि सलमा के घर कोई मशकूक शख्स आता जाता नहीं देखा गया था। पड़ोसियों ने खास ये बात बताई थी कि 1.5-2 महीने से मियां बीवी के ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे थे। एएसआई ने मजीद कहा कि उनके घर से हर दूसरे तीसरे दिन झगड़ा करने की आवाजें आने लगी थी। इससे पहले ऐसी आवाजें कभी सुनाई नहीं दी थी। सलमा शोहर के इशारों पर चलने वाली गुमसुम सी लड़की थी और मोहल्ले की औरतें उसकी शोहर परस्ती की तारीफें करती थी। लेकिन गुज़श्ता 1.5-2 महीने से उसने शोहर से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया था, जैसे उसे अचानक जुबान मिल गई हो। इस किस्म की बात सलमा ने भी कही थी। मैंने कहा, उसने कहा था कि कुछ अरसा से उसका शोहर परेशान था और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाता था। हो सकता है कि ये बात भी हो, लेकिन एक पड़ोसन का कहना था कि सलमा ने अचानक बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर दिया था। वो गुस्से में बड़ी बड़ी सख्त बातें कहने लगी थी। इससे पहले घर से बाहर उसकी आवाज सुनाई नहीं देती थी। एक औरत का ख्याल है कि उसके दिमाग पर कुछ असर हो गया था। किसी मशकूक शख्स के बारे में ऐसी कोई बात मालूम नहीं हुई। सब औरतों ने सलमा के किरदार की तारीफ की है। उसे बनाव सिंगार का ज्यादा शौक नहीं है। शोहर के दफ्तर जाने के बाद घर के कामों में लग जाती थी। सौदा लेने के लिए बाजार भी नहीं जाती थी। उनके पड़ोस में अब्दुल हकीम नामी एक हेड मास्टर रहते हैं। उनकी बीवी ने बताया कि सलमा को अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो दीवार के ऊपर से आवाज देकर मांग लेती थी, या उनका बेटा साजिद हसन जरूरत की चीज बाजार से ला देता था। क्या तुमने उस लड़के से भी बात की है? जी हाँ, दरवाजा उसी ने खोला था। वो बहुत शरीफ और खामोश तबीयत नौजवान है। काम क्या करता है? उसने मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। आजकल सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है। बास खामोश तबीयत नौजवान अंदर से बड़े रंगीन मिजाज होते हैं। मैंने कहा, तुम्हें चाहिए था कि उस नौजवान को टटोलने की कोशिश करते। मैंने उसके साथ काफी बातें की थी। मुझे उसमें कोई खराबी नजर नहीं आई। वो रंगीन मिजाज हो सकता है, लेकिन कातिल नजर नहीं आता था। मोहल्ले में कोई और ऐसा नौजवान तुम्हारी नजर से नहीं गुजरा जिसका किसी हवाले से सफदर हुसैन के घर आना जाना रहा हो? फिलहाल तो ऐसा कोई शख्स मेरी नजर में नहीं आया, मगर मैं दोबारा पता करूंगा। 2 रोज के बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गया और सफदर के साथ काम करने वालों से उसके बारे में पूछा। वो सब लोग उसके बारे में बहुत अफसुर्दा थे और किसी को भी खुदकुशी वाली बात पर यकीन नहीं आ रहा था। सफदर ऐसा शख्स नहीं था। उसके एक करीबी साथी ने कहा। उसका नाम मंजूर अहमद था और वो भी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स था और ऐसी कोई परेशानी वाली बात भी नहीं थी। मैंने सुना है कि सफदर हुसैन दफ्तर के किसी हिसाब किताब की वजह से परेशान था। ये आपको किसने बताया है? ये बात मुझे सफदर के एक करीबी रिश्तेदार की जुबानी मालूम हुआ है। मैंने सलमा का नाम नहीं लिया। वो बहुत मामूली सी बात थी। बाज लोगों ने इल्जाम लगाया था कि सफदर ने इंस्पेक्शन के दौरान एक स्कूल की इंतजामिया से नजराना वसूल करके अच्छी रिपोर्ट लिख दी थी। इस शिकायत की वजह से डीईओ ने उसके 2 बिल रोक लिए थे, लेकिन ये मामला इसकी मौत से 4 दिन पहले हल हो गया था। अलबत्ता वो अपनी बीवी की वजह से कुछ परेशान था। ये बात मैं पहले भी सुन चुका हूँ। मैंने कहा, क्या उसने इस मामले की कोई तफसील बताई थी? मंजूर अहमद ने बताया कि वो सफदर हुसैन को 10-12 साल से जानता था। दोनों में बहुत बेतकल्लुफी थी और वो शुरू से इकट्ठे काम कर रहे थे। उसने बताया कि सफदर बहुत हसास आदमी था और अपने बेतकल्लुफ दोस्तों से भी दिल की बातें छुपाता था। मंजूर अहमद उसे शादी के बारे में कहता रहता था और वो इस बात को हंसकर टाल दिया करता था, लेकिन 10 साल पहले उसने एक अजीब बात कही। उसने शादी के जिक्र पर बड़ी संजीदगी से कहा, मंजूर अहमद, मेरा औरत की जात से एतबार उठ चुका है। कोई मोहब्बत का सिलसिला मालूम होता है। मंजूर अहमद ने कहा, क्या वो बेवफा साबित हुई थी? सफदर ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय कहा कि 10 साल पहले मैंने अहद किया था कि मैं सिर्फ सलमा से शादी करूंगा, लेकिन सलमा बेवफा निकली और
तुमने फैसला किया कि तुम सारी जिंदगी सलमा की याद में गुजारोगे। शायद कुछ ऐसी ही बात है। सफदर, तुम आला तालीम याफ्ता हो और महकमा तालीम के एक जिम्मेदार अफसर हो। तुम्हें ऐसा जज्बाती फैसला नहीं करना चाहिए। ये तो कम इल्म फिल्म ज़दा नौजवानों की बातें हैं। पुरानी बातें भूल जाओ और शादी ना करने का फैसला तर्क कर दो। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो फिर क्या कहा है? मैंने अहद किया था कि मैं सिर्फ सलमा से शादी करूंगा और मैं आज भी उस अहद पर कायम हूँ। मंजूर अहमद ने कहा कि इस सलमा के बारे में पूछा तो वो टाल गया। सारी बात का खुलासा ये था कि 20 साल पहले सफदर हुसैन ने सलमा नामी किसी लड़की से मोहब्बत की थी और ये अहद किया था कि वो सिर्फ उससे शादी करेगा, लेकिन 20 साल बाद उसने एक 16 साल सलमा से शादी कर ली। ये तो वाकई अजीब सी बात लगती है। मैंने मंजूर अहमद की बात सुनने के बाद कहा, मेरे ज़हन में दो बातें आती हैं। अव्वल, सफदर को सलमा नाम अच्छा लगता था और वो किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसका नाम सलमा हो। दो, उसने सलमा नाम की किसी लड़की से मोहब्बत की थी और दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का अहद किया। सलमा इस अहद पर कायम ना रह सकी, लेकिन सफदर कुछ अरसे तक ये अहद निभाता रहा। लेकिन जब बात पुरानी हो गई तो उसने अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए सलमा नामी लड़की से शादी कर ली। ये दूसरी थ्योरी ज्यादा ठीक मालूम होती है। अगर बात सिर्फ नाम की हद तक होती तो सफदर औरत की जात से एतबार उठ जाने की बात न करता और बहुत पहले सलमा नामी किसी लड़की से शादी कर लेता। मैंने पूछा, क्या वो इज़्दिवाजी जिंदगी से मुतमईन था? शुरू में तो बहुत मुतमईन था, लेकिन चंद हफ्तों से बहुत परेशान लग रहा था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि किसी ने उसकी बीवी पर अमल करा दिया है। उसके दिमाग पर असर हो गया है। वो अचानक बहुत बददिमाग और मुंह फट हो गई है। कोई काम ठीक से नहीं करती और अगर समझाने की कोशिश करो तो काटने को दौड़ती है। ये बात मैं एएसआई की जुबानी भी सुन चुका था। मैंने पूछा, क्या आपने सफदर से पूछा नहीं कि अमल किसने कराया था और इसका मकसद क्या था? जैसा कि मैंने कहा है कि वो हसास आदमी था और अपनी बहुत सी बातें जाहिर नहीं करता था। मैंने ये बात पूछी थी, मगर उसने सिर्फ इतना कहा था कि वो मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। ये बात सलमा के बयान के उलट थी। उसने कहा था कि उसका शोहर किसी दफ्तरी मामले की वजह से परेशान था और छोटी छोटी बातों की वजह से गुस्से में आ जाता था, लेकिन शवाहिद से ये साबित हो रहा था कि वो खुद चिड़चिड़ी हो गई थी और बकौल सफदर हुसैन काटने को दौड़ती थी। चंद रोज के बाद किमियावी तज्जिये की रिपोर्ट मौसूल हो गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक मतूफी के मेदे में ख्वाब आवर दवा की कुछ मिकदार पाई गई थी। ये बड़ी अहम बात थी। सवाल ये पैदा होता था कि ख्वाब आवर दवा किसी मंसूबे का हिस्सा थी या सफदर हुसैन बेख्वाबी की शिकायत के बायस ये दवा इस्तेमाल करता था। मैं जरूरी कामों से फारिग होकर सलमा के घर पहुंच गया। दरवाजा एक बूढ़े शख्स ने खोला। उसका रंग गंदवी था और उसके बाल निस्फ से ज्यादा सफेद थे। उसने खानेदार रंगीन धोती बांध रखी थी और कंधे पर सब्ज रुमाल नजर आ रहा था। मेरे इस्तफसार पर उसने अपना नाम रहमत अली बताया और कहा कि वो सलमा का बाप था। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है, मैंने कहा। मैं आपके दामाद की मौत के सिलसिले में तफ्तीश करने आया हूँ। वो मुझे बैठक में ले गया और लस्सी पानी का पूछने के बाद बोला, हमें सफदर की मौत से बड़ा दुख हुआ है। वो मेरी बीवी के भाई का बेटा था और बड़ा ज़हीन नौजवान था। मैं कुर्सी पर बैठ गया और बैठक का जायजा लिया। वहां हर शय सलीके से रखी हुई थी। लम्हा भर के बाद सलमा की माँ भी कमरे में आ गई। वो मतवस्त तबके की होशियार औरत मालूम होती थी। रंग उसका भी गंदवी था। उसने सूती चादर ओढ़ रखी थी और अपने शोहर से चंद साल छोटी नजर आती थी। लेकिन जो बात मुझे अजीब लगी वो ये थी कि सलमा इन दोनों से मुख्तलिफ थी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि उसका रंग गोरा था और वो खूबसूरत भी थी, ताहम मैंने इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। दुनिया में इस किस्म के तजादात नामुमकिन नहीं हैं। मैं आपकी बेटी से चंद बातें करना चाहता हूँ। मैंने सलमा की माँ के सलाम का जवाब देने के बाद कहा। वो वापस जाने लगी तो रहमत अली ने उसे मुखातिब करके कहा, हशमत बीबी, थानेदार साहब के लिए लस्सी बनवा कर ले आना। हशमत बीबी दूसरे कमरे में चली गई। उस तरफ से औरतों और मर्दों की मिली जुली आवाजें आ रही थीं। 5 मिनट के बाद हशमत बीबी सलमा के हमरा कमरे में आई
और वो दोनों सोफे पर बैठ गईं। मैंने हशमत बीबी से मुखातिब होकर कहा, आपका दामाद बहुत ज़हीन और पढ़ा लिखा आदमी था। उसके दोस्तों को खुदकुशी वाली बात पर यकीन नहीं आया था। उसके दफ्तर के लोग कहते हैं कि एक दिन पहले तक वो बिल्कुल ठीक ठाक था और कोई ऐसी बात नजर नहीं आती थी जिससे मायूसी या जिंदगी से बेजारी का इजहार होता हो। सलमा हस्बे साबक घूंघट निकाले बैठी थी और सर झुकाए चादर का कोना मरोड़ रही थी। थानेदार साहब, यकीन ते सानू भी कोई नहीं आया सी, हशमत बीबी ने कहा, पर ऐस गल दा की फायदा, जो होना सी ओ हो गया। बड़ा सोहना जवान सी मेरा भतीजा, पता नहीं इसनू किस दी नजर खा गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वाज़े तौर पर उसे भतीजे की मौत का बहुत दुख हुआ था। मैंने सलमा से पूछा, तुम्हारे मियाँ नींद की गोलियां भी इस्तेमाल करते थे? जी, उसने चौंक कर कहा, फिर जल्दी से बोली, मुझे तो कुछ पता नहीं है, कभी कभी दवाइयाँ लाते तो रहते थे। क्या घर में कुछ दवाइयाँ मौजूद हैं? शायद अलमारी में होंगी। वो खड़ी हो गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। मुझे दवाइयों की पहचान नहीं है। वो मेरे बोलने से कबल ही दूसरे कमरे में चली गई। ये हरकत उसने इतनी उजलत में की थी कि मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि मुझे खुद जाकर वो जगह देखनी चाहिए थी जहां दवाइयां रखी हुई थी। 2-3 मिनट के बाद वापस आई और चंद दवाइयां मेज पर रख दी। उनमें चंद खांसी और बुखार की दवाइयां थी और एक शीशी ख्वाब आवर गोलियों की थी। वो 20 गोलियों की शीशी थी। मैंने ढकना खोलकर गोलियां गिनी, अंदर सिर्फ 12 गोलियां थीं, यानी 8 गोलियां इस्तेमाल की जा चुकी थीं। हशमत बीबी ने ख्वाबावर गोलियों पर ताजुब का इजहार किया और कहा कि सफ्दर ने कभी ऐसी दवाई इस्तेमाल नहीं की थी। मैंने वो शीशी अपने कब्जे में ले ली और कुछ देर के बाद उठकर बाहर निकल गया। गली खासी कुशादा थी और वो जगह बस्ती के नवाही इलाके में थी। कुछ फासले पर खेत भी देखे जा सकते थे। मैंने सलमा के घर के ऐन सामने वाले दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर के बाद एक उधेड़ उम्र औरत दरवाजे पर आई। उसने साफ सुथरा लिबास पहन रखा था और पढ़ी लिखी मालूम होती थी। मैंने अपना तारुफ कराया और पूछा कि घर में कोई मर्द होगा। उसने मुझे रुकने के लिए कहा और दरवाजा भेजकर वापस चली गई थी। थोड़ी देर बाद एक 40-42 साल शख्स दरवाजे पर आया और मेरे इस्तफसार पर अपना नाम अनायतुल्लाह बताया। मैंने अपना तारुफ कराने के बाद कहा, मैं सफदर हुसैन की मौत के बारे में तफ्तीश कर रहा हूँ। 2-4 बातें आपसे भी करना चाहता हूँ। तफ्तीश कर रहे हैं आप? उसने हैरानी से कहा, हमने तो खुदकुशी की खबर सुनी थी। हमने इस खबर पर यकीन नहीं किया। मैंने कहा, अगर आप ज्यादा मसरूफ ना हो तो अंदर बैठकर चंद बातें कर ले। उसने बुरा सा मुंह बनाया और मुझे बरामदे में ले गया जहां चंद पुरानी कुर्सियां पड़ी थी। कोने में एक हुक्का भी रखा हुआ था। मैंने अंदाजा लगाया कि वो खुश्क मिजाज जमींदार था। चौधरी साहब, आपका घर सफदर हुसैन के घर के बिल्कुल सामने है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपने किसी मशकूक शख्स को उसके घर में आते जाते तो नहीं देखा? देखें जी, हम मसरूफ लोग हैं और दूसरों के मामलात पर नजर रखना हमारी आदत नहीं है, उसने जवाब दिया। अचानक उसने भवें सुकेड़ी। आपकी बात से याद आया कि 2-2.5 महीने पहले मैंने 2 अजनबी औरतों को सफदर के घर जाते देखा था। वो कुछ अजीब सी औरतें थी। उन्होंने एक जैसे स्याह रंग के रेशमी बुर्के पहने हुए थे और चेहरे भी पर्दे में थे। चाल ढाल से वो पढ़ी लिखी और खाते पीते घराने की औरतें लगती थी। उनके साथ इस मोहल्ले का एक लड़का भी था जो गालिबन घर का पता बताने के लिए उनके साथ आया था। क्योंकि मैंने लड़के को सफदर हुसैन के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए देखा था, लेकिन वो औरतें सीधी दरवाजे की तरफ जाने की बजाय उधर छोटी गली में जाकर खड़ी हो गईं और लड़के को दरवाजे पर भेजा। लड़के ने दरवाजे पर जाकर किसी से बात की, फिर गली में जाकर औरतों को कुछ बताया। फिर वो औरतें गली से निकलकर सफदर हुसैन के दरवाजे की तरफ चली गईं। 8-10 दिन के बाद मेरी बीवी ने भी इन औरतों को गली में से गुजरते हुए देखा था। उस वक्त वो वापस जा रही थी। मैंने हैरत से उसकी बात सुनी, फिर कहा, आपने बताया है कि वो औरतें मुकम्मल तौर पर पर्दे में थीं। उन्होंने अपने चेहरे भी छुपा रखे थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो मर्द थे जिन्होंने बुर्के पहन रखे थे?
میں نے جو دیکھا تھا وہ آپ کو بتا دیا، غیب کا حال تو خدا ہی جانے۔ یہ کتنے بجے کا واقعہ ہے؟ اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس وقت دن کے 10-11 بجے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت صفدر حسین گھر میں موجود نہیں تھا۔ بظاہر یہ اہم بات معلوم ہوتی تھی، لیکن ہو سکتا تھا کہ وہ عورتیں سلمہ کی رشتہ دار ہوں اور صرف سلمہ ہی سے ملنا چاہتی ہوں، یعنی صفدر حسین سے ان کے تعلقات اچھے نہ ہوں۔ عنایت اللہ کے گھر سے نکل کر میں بازار چلا گیا اور 2-3 میڈیکل سٹوروں سے پوچھا کہ کیا صفدر حسین نامی شخص نے ان سے خواب اور گولیوں کی شیشی تو نہیں خریدی تھی؟ جواب نفی میں ملا۔ ایک میڈیکل سٹور کا مالک صفدر حسین کو جانتا تھا۔ اس نے بتایا کہ صفدر حسین اسی سے دوائیں خریدتا تھا، تاہم اس نے خواب آور دوا کبھی نہیں خریدی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی یہ گولیاں خرید کر لے کے گئی ہو، میں نے کہا۔ وہ شیشی کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، بیوی کو تو میں نہیں پہچانتا، لیکن آپ 2 دن ٹھہر جائیں، میں آپ کو اپنے بیٹے سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ وہ سامان خریدنے لاہور گیا ہوا ہے، 2 روز تک واپس آ جائے گا۔ یہ شیشی آپ رکھ لیں۔ میں نے شیشی واپس لے لی۔ ادھیر عمر دکاندار کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے کوئی بات یاد آ گئی تھی، مگر وہ بیٹے سے تصدیق کے بغیر جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ تیسرے روز دوبارہ میں اس کی دکان پر گیا۔ اس وقت اس کا بیٹا بھی دکان پر موجود تھا۔ ملک صاحب، نیند کی گولیوں والی شیشی ماسٹر عبدالحکیم کا بیٹا ساجد خرید کر لے کے گیا تھا۔ اس نے رسمی کلمات کے بعد کہا، میرا خیال ہے کہ یہ بات 3 روز پہلے بھی آپ کے علم میں تھی۔ میں نے کہا، آپ وجہ فرماتے ہیں، اس نے کہا، لیکن مجھے پورا یقین نہیں تھا۔ جس وقت ساجد نے گولیوں کی شیشی خریدی تھی اس وقت میں ادھر پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ بات اس کی ٹھیک تھی، مگر 3 روز کی اس تاخیر کی وجہ سے ہمارے کام میں گڑبڑ ہو گئی۔ میں ماسٹر عبدالحکیم کے مکان پر پہنچا اور اس کے دروازے پر دستک دی، تبھی میری نظر سلمہ کے دروازے پر پڑی۔ وہاں موٹا سا تالا لگا ہوا تھا، گویا وہ لوگ مکان چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میری دستک کے جواب میں ایک 13-14 سالہ لڑکی نے دروازہ کھولا اور میرے استفسار پر جواب دیا کہ اس کے ابا گھر میں نہیں تھے۔ میں نے ساجد حسن کے بارے میں پوچھا۔ بھائی تو سو رہے ہیں، اس نے جواب دیا۔ اس وقت دن کے 11 بجے تھے۔ کسی بے روزگار نوجوان کا اتنی دیر تک سونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ راتوں کو دیر تک جاگنے کا عادی تھا، یا دوسرے لفظوں میں غیر ذمہ دار اور آوارہ گرد تھا۔ بھائی کو جگا دو، میں نے کہا، میں انتظار کرتا ہوں۔ لڑکی واپس چلی گئی۔ 3-4 منٹ کے بعد ایک بکھرے بالوں والا نوجوان دروازے پر آیا اور سلام کرنے کے بعد بولا، جی حکم کریں۔ اس کا قد 6 فٹ کے قریب اور عمر 22-23 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ ASI نے اسے شریف اور خاموش طبیعت نوجوان بتایا تھا، لیکن اس وقت وہ بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ تم نے چمن میڈیکل سٹور سے کوئی دوائی خریدی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں وہیں سے دوائیاں خریدتا ہوں، اس نے میری بات کا سیدھا جواب دینے کی بجائے کہا۔ آپ کون سی دوائی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ تم نے نیند کی گولیاں بھی خریدی تھی؟ جی خریدی تھی، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے خریدی تھی، اور کس کے لیے خریدنی تھی؟ اس نے ہنسنے کی کوشش کی۔ دراصل مجھے رات کو نیند نہیں آتی، اس لیے کبھی کبھی گولی کھا لیتا ہوں۔ اس بات کا ثبوت مانگنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ 11 بجے تک پڑا سو رہا تھا، لیکن وہ سب کچھ ڈرامہ بھی ہو سکتا تھا۔ ممکن ہے کہ اسے یہ بات معلوم ہو گئی ہو کہ میں نیند کی گولیوں کے بارے میں تفتیش کر رہا تھا اور وہ میری آمد کی توقع میں دیر تک سونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ کیا میں وہ شیشی دیکھ سکتا ہوں جو تم نے میڈیکل سٹور سے خریدی تھی؟ وہ خاموشی سے اندر گیا اور گولیوں کی شیشی لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں نے شیشی چیک کی، اس میں 15 گولیاں تھی۔ یہ ویسی ہی شیشی تھی جیسی سلمہ کے گھر سے برآمد ہوئی تھی۔ اصولاً اس کے ہاتھ صاف معلوم ہوتے تھے، لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اصل بات کچھ اور تھی۔ غالباً سلمہ نے اسے بتا دیا تھا کہ میں ان کے گھر سے نیند کی گولیوں والی شیشی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں نے پوچھا، تم کب سے گولیاں استعمال کر رہے ہو؟ 1-1.5 مہینے سے، اس نے جواب دیا۔ پہلے دوسری قسم کی گولیاں استعمال کرتا تھا، اب یہ شروع کر دی ہیں۔ تم صفدر حسین کی بیوی کو سودا وغیرہ بھی لا کر دیا کرتے تھے؟ ہاں کبھی کبھی، لیکن میں ان کے گھر کبھی نہیں گیا۔
मेरी अम्मी या बहन दीवार के ऊपर से चीजें पकड़ा देती थी। वो हर चीज की सफाई पेश कर रहा था, जैसे रटा हुआ सबक सुना रहा हो। मैंने सलमा के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर ताला लगा हुआ है, ये लोग कहाँ गए हैं? पता नहीं जी, कल रात को ट्रक में सामान रखा जा रहा था। मैंने साजिद की माँ को बुलवा कर पूछा तो उसने बताया कि वो लोग शेखुपुरा के रहने वाले थे और वहीं गए हैं। सलमा की माँ उसे अता पता भी दे के गई थी। मैंने वो पता नोट कर लिया और वापस चला गया। बज़ाहिर वो मामला खत्म हो गया था। हमें कत्ल का कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिला था। नहीं, सफदर हुसैन के किसी रिश्तेदार ने उसकी मौत पर किसी शक का इजहार नहीं किया था, लेकिन मेरे जहन में बहुत सी बातें शक पैदा कर रही थीं। उनमें सफदर हुसैन के हाथों पर रस्सियों के निशान, ख्वाबावर गोलियां, सलमा के मिजाज में अचानक तब्दीली और पुरस्रार बुर्का पोश औरतें भी शामिल थीं। मुमकिन है ये केस दाखिल दफ्तर हो जाता और वो इंकशाफात जो बाद में हुए वक्त की गर्द के नीचे दब जाते, लेकिन 3 हफ्ते के बाद एक केस के सिलसिले में मुझे शेखुपुरा जाने की जरूरत पड़ गई। असल काम मामूली था और एक हवालदार भी इसे निपटा सकता था, मगर मुझे सफदर हुसैन का केस याद आ गया और मैं भी शेखुपुरा चला गया। वहां पहुंचकर मैंने मकामी थाने के एक सिपाही को साथ लिया और पते में दर्ज मोहल्ले में पहुंचकर रहमत अली का घर तलाश करने लगा। वो पुरानी आबादी थी और वहां ज्यादातर गरीब और मतवस्त तबके के लोग रहते थे। मैंने थड़े पर बैठे हुए एक बूढ़े आदमी से रहमत अली का पता पूछा तो वो अपनी कमजोर नजर से हमारी तरफ देखते हुए बोला, कौन सा रहमत अली? वही जो सब्जी बेचता है? ये तो मुझे मालूम नहीं कि वो क्या बेचता है, लेकिन कुछ अरसा पहले उनका दामाद फौत हो गया था। हाँ वही है, वो दरवाजा है उसका। बूढ़े ने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया, फिर पूछा, क्या उसने लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है? क्या उसकी बेटी गुम हो गई है? और जनाब मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ, एक उधेड़ उम्र शख्स ने कहा। वो चलते चलते हमारे करीब रुक गया था। असल हकीकत मुझे मालूम है। कौन सी हकीकत? मैं उसकी तरफ मुड़ा। तुसी रहमत अली सब्जी फरोश की बेटी का पूछ रहे हो ना? मैंने ये सोचकर अस्बात में जवाब दिया कि शायद वो कोई इंकशाफ करना चाहता था। वो लड़की रहमत अली की बेटी ही नहीं है, उसने कहा। उसने गलत रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ये किस्सा ही कुछ और है। और वो तो ड्रामाई अंदाज में हमारी तरफ देखने लगा। यूं मालूम होता था कि अभी वो बहुत से हकायक से पर्दा उठा सकता था। मैंने पूछा, अगर वो रहमत अली की बेटी नहीं है तो फिर किसकी बेटी है? जनाबे अली, यही तो सारा किस्सा है, उसने जारहाना अंदाज में कहा। ये सवाल आपको आज से 15 साल पहले करना चाहिए था। रहमत अली तो सदा का बेऔलाद है। उसने वैद, हकीम, डॉक्टर, टोने टोटके सब करके देख लिए थे, मगर उसके घर में बिल्ली का बच्चा भी पैदा नहीं हुआ। फिर उसने किसी की बेटी उठवा ली। रहमत की शक्ल देखो और लड़की की शक्ल देखो, और जनाब कोई जोड़ी नहीं है। लो जी, कौवे के घर में सूरनी पैदा हो गई। मोहल्ले वाले कोई खपशप डालते तो ये मसला 15 साल पहले हल हो जाता, लेकिन यहाँ किसी ने परवाह ही नहीं की। क्यों चाचा दीन मोहम्मद, मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला? तो सुराज, तू बहुत बोलता है, बूढ़े ने कहा। बोलता मैं जरूर हूँ, पर हक बात बोलता हूँ, सिराज नामी शख्स ने कहा। लो जी, कैसा जुल्म! क्या 15 साला लड़की को 40 साला भांजे के साथ ब्याह दिया? अपनी बेटी होती तो ऐसा करते? और ना जी, सवाल ही पैदा ना होता। मैंने तो पहले ही कह दिया था, लड़की बड़ी होकर भाग जाएगी। थानेदार साहब, ये गुमशुदगी का नहीं, बुर्दा फरोशी का केस है। मैंने कहा, आप अपना नाम पता लिखा दे, आपकी गवाही की जरूरत पड़ सकती है। जरूर लिखे जी, नाम मेरा सिराज भट्टी है। उसने अपना पता भी बताया, फिर बोला, ये रहमत अली जात का आराई है, और आपने बाबा बुल्ले शाह का कौल जरूर सुना होगा कि जे तू बंदा साईं दा ते वसाना करी आराई दा। लो जी, मुझे अब इजाजत दे। बात खत्म करते ही वो अपने रास्ते पर हो लिया। हमने रहमत अली के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। दरवाजा रहमत अली की बीवी हशमत बीबी ने खोला और मुझे देखकर कुछ परेशान नजर आने लगी। मैंने सलाम करने के बाद कहा, आपने मुझे पहचान लिया होगा, मैं सलमा से चंद बातें पूछने आया हूँ। वो तो घर में नहीं है, उसने जवाब दिया। अच्छा, कहाँ गई हुई है?
میں نے انجان بن کر پوچھا۔ وہ رشتے داروں سے ملنے لاہور گئی ہے۔ حشمت بی بی نے ہمیں ٹالنے کی کوشش کی۔ ایک آدھ مہینہ ادھر ہی گزارے گی، تسی پھر کبھی آ جانا۔ رحمت علی کی دکان زیادہ دور نہیں تھی، کسی نے اسے ہماری آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ وہ دکان چھوڑ کر گھر پہنچ گیا اور سلام کرنے کے بعد ہمیں اندر لے گیا۔ جس کمرے میں اس نے ہمیں بٹھایا اس میں چند کرسیاں اور ایک چارپائی رکھی تھی۔ میں نے ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے کہا، رحمت علی، سنا ہے کہ سلمہ گھر سے بھاگ گئی ہے؟ وہ چارپائی پر بیٹھ گیا اور سر جھکا کر بولا، آپ نے ٹھیک سنا ہے، سلمہ ہمیں کچھ بتائے بغیر گھر سے چلی گئی ہے۔ میں نے ایک بات اور سنی ہے، وہ بھی سچ ہے۔ اس نے میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی اعتراف کر لیا۔ سلمہ ہماری بیٹی نہیں تھی، لیکن ہم نے اسے بیٹیوں سے زیادہ لاڈ پیار سے پالا تھا۔ ہمیں اس کے اس طرح جانے سے بہت دکھ ہوا ہے۔ ہماری تو بس ایک ہی دعا ہے کہ وہ جہاں بھی رہے سکھی رہے۔ یہ قصہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے لڑکی کہیں سے اٹھوائی تھی۔ توبہ توبہ، حشمت بی بی نے کہا جو لسی کے 2 گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اللہ رحم کرے، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، یہ محلے والے پتہ نہیں کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ تو پھر اصل معاملہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سلمہ کون تھی اور آپ کے پاس کہاں سے آئی تھی؟ رحمت علی نے کہا، ملک صاحب، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، اس لیے ہمیں کوئی بات چھپانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ باتیں ہم سلمہ کی خاطر چھپاتے تھے۔ حشمت بی بی نے کہا، وہ یہ باتیں سنتی تو اسے تکلیف ہوتی۔ دونوں میاں بیوی نے جو واقعات بیان کیے وہ خاصے پراسرار اور عجیب تھے۔ میں ان واقعات کو اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کہانی کی ابتدا دوسری جنگ عظیم سے پہلے ہوئی تھی۔ حشمت بی بی نے بتایا کہ اس کا بڑا بھائی ان دنوں ہوشیار پور میں رہتا تھا اور کسی سرکاری محکمے میں ملازم تھا۔ وہ پڑھا لکھا تھا اور مالی اعتبار سے حشمت بی بی سے بہتر تھا۔ دونوں بہن بھائیوں میں آپس میں کوئی خاص رابطہ نہیں تھا۔ 15-16 سال پہلے رات کے 9 بجے کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ حشمت بی بی نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر اس کا نوجوان بھتیجا صفدر کھڑا ہے اور اس نے ایک گوری چٹی بچی کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ بچی اس کے کندھے پر سر ٹکائے سو رہی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ جلدی سے اندر داخل ہوا اور بچی کو بستر پر لٹا دیا۔ بچی کی عمر 1.5-2 سال کے لگ بھگ تھی۔ حشمت بی بی چونکہ بے اولاد تھی اس لیے وہ بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اسے اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ صفدر، یہ کس کی لڑکی ہے؟ رحمت علی نے پوچھا۔ پھوپھا جان، آج سے یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، صفدر نے کہا۔ اس کی ماں کو اس کے بھائیوں نے قتل کر دیا ہے اور باپ چھپتا پھر رہا ہے۔ یہ بات سن کر دونوں میاں بیوی گھبرا گئے۔ حشمت بی بی نے کہا، نہ بابا، ہم اس لڑکی کو نہیں رکھ سکتے، اس کو واپس لے جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو ہمارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو جائے۔ اسے لے جا کر اس کے باپ کے حوالے کر دو۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا، صفدر نے کہا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ 3 سال پہلے اس کی ماں ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور دونوں نے سول میرج کر لی تھی۔ اس شادی کے نتیجے میں یہ لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکی کے بھائیوں کو اس بات کا بہت صدمہ تھا اور وہ اس کی تلاش میں تھے۔ پرسوں وہ اس کے گھر پہنچ گئے اور اسے قتل کر دیا۔ لڑکی کا شوہر اپنی اس بیٹی کو لے کر گھر سے بھاگ گیا اور سیدھا میرے پاس آیا کیونکہ وہ میرا دوست ہے۔ میں نے اسے اور اس کی بچی کو ایک رات ایک دوست کے گھر میں چھپائے رکھا، پھر ہم دونوں لاہور آ گئے۔ دوست بہت پریشان تھا، وہ اکیلا اس بچی کو نہیں سنبھال سکتا تھا اور اسے یتیم خانے میں داخل کروانا چاہتا تھا، لیکن یہ بات مناسب نہیں تھی۔ میں نے آپ کا ذکر کیا اور بتایا کہ آپ بے اولاد ہیں تو وہ فوراً اسے آپ کے حوالے کرنے پر راضی ہو گیا، لہٰذا میں اسے آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ حشمت بی بی نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، ایسا نہ ہو کہ اس کے ننیالی رشتے دار یہاں بھی پہنچ جائیں۔ ان کے فرشتے بھی یہاں نہیں پہنچ سکتے اور ان کو بچی کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ پھوپھی جان، آج سے یہ بیٹی آپ کی ہے۔ یہ تفصیل سن کر دونوں میاں بیوی مطمئن ہو گئے۔ صفدر نے کہا کہ اس کی امی اور ابا کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ اس بات کو راز رکھیں اور کسی سے اس کا ذکر نہ کریں۔ حشمت بی بی پیار بھری نظروں سے بچی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں کافی عرصے سے سوچ رہی تھی کہ کسی یتیم خانے سے بچہ لے کر پال لوں گی، لیکن مولا نے گھر پر ہی بیٹی بھیج دی۔ اس کا نام کیا ہے؟ سلمہ۔
सफदर ने जवाब दिया। बहुत प्यारा नाम है, हशमत बीबी ने कहा। शक्लो सूरत भी बहुत प्यारी है, मैं अपने हाथों से इसकी शादी करूंगी। रहमत अली ने कहा, ऐसा ना हो कि कुछ अरसे के बाद इसका बाप इसे लेने के लिए आ जाए। वो बहुत सीधा आदमी है, मैं उसे समझा दूंगा कि इधर का रुख ना करे, क्योंकि अगर इस बच्ची को बड़े होकर अपने माँ बाप के असली हालात मालूम हुए तो उसको बहुत दुख होगा। हाँ, सिर्फ एक बात है, इसकी शादी में इसके बाप की राय जरूर शामिल होनी चाहिए। बेचारे को आप इतना हक तो जरूर देंगे। खैर, हम इतने भी खुदगर्ज नहीं हैं कि बेटी की शादी करते वक्त बाप से मशवरा ना करें, लेकिन ऐसा ना हो कि वो इसकी शादी ऐसी जगह कर दे जहां हम ना पहुंच सके। ऐसी वैसी बात नहीं होगी, इसकी शादी हमारे रिश्तेदारों में ही होगी, सफदर ने पूरे यकीन से कहा। और वो दूसरी बात ये कि इसका बाप ये बात कभी जाहिर नहीं करेगा कि सलमा इसकी बेटी है। वो चचा वगैरह बनकर यहाँ आएगा, ये बात हमारे सिवा किसी को मालूम नहीं होगी कि वो सलमा का हकीकी बाप है। हशमत बीबी खुशी से दीवानी होती जा रही थी कि उसको बैठे बिठाए एक जीता जागता खिलौना मिल गया था। अगले रोज वो सबसे पहले बाजार गई और सलमा के लिए ढेरों कपड़े खरीद लाई। मोहल्ले वालों से उसने कई दिन तक सलमा को छुपाए रखा। जब लोगों में चहमगोइयां होने लगी तो उसने अपने शोहर से कहकर मकान ही बदल दिया। सलमा ने कुछ दिन परेशान किया, फिर वो नए माहौल से मानूस हो गई। सफदर वक्तन फवक्तन वहां आता रहा और सलमा के लिए खिलौने और अच्छी अच्छी चीजें लाता रहा। सलमा उससे बहुत मानूस हो गई और जो जो वो बड़ी होती गई उसे सफदर का इंतजार रहने लगा। वो उसके लिए एक आइडियल शख्सियत बन गया, क्योंकि वो उसे तफरीह कराने ले जाता था, उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाता था और उसके साथ प्यारी प्यारी बातें करता था। ताहम उसे ये बात मालूम नहीं थी कि इन नवाजिशात के पीछे कोई जाती मकसद छुपा हुआ था। जब सलमा 16 साल की हो गई तो सफदर ने ये कहकर फूफी और फूफा को हैरान कर दिया कि वो सलमा से शादी करना चाहता था। फूफी ने हैरानी से कहा, सफदर बेटे, तुम अपने दोस्त की बेटी से शादी करोगे? जरा अपनी और इसकी उम्र का फर्क तो देखो। उम्र के फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता, सफदर ने कहा। सलमा मेरे पास बहुत खुश रहेगी और दोस्त की बेटी वाली बात भूल जाएं। सलमा मेरी फूफी की बेटी है। मुंह से कहने से कुछ नहीं होता, रहमत अली ने कहा। दोस्त की बेटी अपनी बेटी जैसी होती है। सलमा के बाप को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। तुम पढ़े लिखे और समझदार आदमी हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अपने जोड़ की लड़की से शादी करनी चाहिए। सलमा के बाप को बेटी की कोई फिक्र नहीं है, सफदर ने कहा। उसने दूसरी शादी कर ली थी और कई बच्चों का बाप है। सलमा को रहमत अली के घर में रहते हुए 14 साल हो चुके थे और इस दौरान में उसका बाप एक दफा भी शेखुपुरा नहीं आया था, बल्कि रहमत अली और हशमत बीबी को उसका नाम भी मालूम नहीं था। उनके दिल में ये ख्वाहिश भी नहीं थी कि वो उनके घर आए। रहमत अली अपनी बहन के बेटे से सलमा की शादी करना चाहता था और हशमत बीबी भी इस रिश्ते पर राजी थी, लेकिन सफदर की बेतुकी ख्वाहिश ने उन्हें परेशान कर दिया। वो इस पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकते थे। हशमत बीबी ने कहा, हमने सलमा के बाप को नहीं देखा, हमें उसका नाम भी नहीं मालूम, लेकिन बाप बाप ही होता है। अगर वो तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता देने पर राजी हो जाए तो हम भी कोई एतराज नहीं करेंगे। सफदर ने कहा, मैं इसके बाप को यहाँ नहीं लाना चाहता, इससे आपकी पोजीशन खराब होगी। ये ठीक है कि सलमा हमें अपना माँ बाप ही समझती है, लेकिन इधर उधर की बातें उसके कानों में पड़ती रहती हैं और उसे कुछ शक भी हो गया है। अगर हमने उसकी शादी तुम्हारे साथ कर दी तो उसका दिल मैला हो जाएगा और वो दिल में ये सोचने लगेगी कि अगर हम इसके असल माँ बाप होते तो ऐसा बेजोड़ रिश्ता ना करते। ठीक है, मैं सलमा के बाप से बात करूंगा, सफदर ने कहा, और उसे यहाँ लाने की कोशिश करूंगा। रहमत अली और उसकी बीवी को पूरा यकीन था कि सलमा का बाप इस रिश्ते पर कभी राजी नहीं होगा, लेकिन साथ ही ये डर भी था कि कहीं वो जवान बेटी को साथ ही न ले जाए। तकरीबन 1.5 महीने के बाद सफदर एक 40-42 साल शख्स को साथ लेकर फूफी के घर आया और बताया कि वो सलमा का बाप था। उसने गुलाम हुसैन के नाम से तारुफ कराया। उसका रंग गोरा था और वो सीधा साधा शख्स नजर आता था। सलमा से उसका तारुफ दूर के चचा की हैसियत से कराया गया। उसने सलमा के सर पर हाथ फेरा और उसे चंद तोहफे दिए जो वो अपने साथ लाया था। इसके बाद वो सलमा को दूसरे कमरे में
भेज दिया गया। रहमत अली और हशमत बीबी सीधे साधे लोग थे। अगर वो पढ़े लिखे होते तो बारीकी से उस शख्स की हरकतों सकनात का जायजा लेते और ये जांचने की कोशिश करते कि वो वाकई सलमा का बाप था या महज अदाकारी कर रहा था। कुछ देर तक रस्मी बातें होती रहीं। फिर सफदर ने शादी का जिक्र छेड़ते हुए कहा, मैंने गुलाम हुसैन से बात कर ली है। इनको मेरे और सलमा के रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। हशमत बीबी ने गुलाम हुसैन से कहा, भाई साहब, हमने आपकी बेटी को फूलों की तरह संभाल कर रखा हुआ है। अब ये हमें वाकई अपनी बेटी लगती है। हमने इसके लिए अपने रिश्तेदारों में एक लड़का भी पसंद कर लिया था। उसका दुख हमारा दुख और उसका सुख हमारा सुख है। सफदर मेरे भाई का बेटा है और बहुत खरा लड़का है, लेकिन इसकी और सलमा की उम्र में बहुत फर्क है। ये रिश्ता बहुत बेजोड़ लगता है। गुलाम हुसैन ने कहा, बात तो आपकी 16 आने ठीक है, लेकिन मैं सफदर की फरमाइश को टाल नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने मुश्किल वक्त में मेरी और सलमा की मदद की थी। अगर ये हमारी मदद ना करते तो सलमा इस वक्त किसी यतीम खाने में परवरिश पा रही होती और मुझे उसकी खैरियत भी मालूम ना होती। सीधे साधे मियाँ बीवी ये दलील सुनकर लाजवाब हो गए। अगर कोई और होता तो वो गुलाम हुसैन नामी शख्स से 20 सवालात करता और कहता, भाई साहब, आप लड़की के बाप होने का दावेदार है, अपनी बात का कोई सबूत तो पेश करें। इस कहानी की इब्तिदा 1935-36 के जमाने में हुई थी। दरमियान में तकसीम हिंद और इंतकाल आबादी का हंगामा बर्पा हो गया और निजाम जिंदगी उलट पलट कर रह गया। सफदर के वालिदैन का पाकिस्तान बनने के 2 साल के अंदर यके बाद दीगरे इंतकाल हो गया। वो 3 बहन भाइयों में सबसे छोटा था और ज़हीन होने के साथ जिद्दी भी था। जिस बात का फैसला कर लेता था उसे करके दम लेता था। हशमत बीबी ने गुलाम हुसैन की मंजूरी के बाद सलमा और सफदर हुसैन की शादी कर दी। सलमा ने चूंकि सफदर को अपना आइडियल बना रखा था, इसलिए उसने शादी पर कोई एतराज नहीं किया था। ताहम उसको माँ बाप के फैसले पर ताजुब जरूर हुआ था। हशमत बीबी और रहमत अली ने बड़ी सादा जुबान में ये तफसील बयान की थी कि उनकी किसी बात पर शक करने की कोई वजह नजर नहीं आती थी, बल्कि हशमत बीबी सलमा के जिक्र पर 2-3 दफा आबदीदा भी हो गई थी, क्योंकि वो बे औलाद औरत सलमा ही को अपना सब कुछ समझती थी। आपके ख्याल में सलमा घर छोड़कर क्यों गई है? मैंने पूछा। हम क्या कह सकते हैं? हशमत बीबी ने जवाब दिया, हमने सलमा को कोई दुख नहीं दिया था। पता नहीं वो हमें इतना बड़ा दुख देकर क्यों चली गई। रहमत अली ने कहा, हो सकता है उसे सारी बात मालूम हो गई हो और वो अपने बाप के पास चली गई हो। मैंने पूछा, आपके पास गुलाम हुसैन का पता मौजूद है? नहीं जी, हमें तो ये भी पता नहीं कि वो किस शहर में रहता है। आपके पास सफदर के भाई और बहन का पता तो जरूर होगा। हशमत बीबी अंदर से एक पुरानी सी नोटबुक निकाल लाई। उसमें उनके करीबी रिश्तेदारों के पते लिखे हुए थे। उसने वो नोटबुक मेरे सामने रखते हुए कहा, सफदर के बड़े भाई का नाम एजाज हुसैन और बहन का नाम नरगिस है। आप खुद ही उनके पते तलाश कर लें। एजाज अहमद कराची में और नरगिस लाहौर में रहती है। मैंने डायरी से दोनों के पते नोट कर लिए। फिर पूछा, क्या ये दोनों सफदर की शादी में शरीक हुए थे? सिर्फ नरगिस और उसके 3 बच्चे शादी में आए थे। एजाज दूर होने की वजह से नहीं आ सका, लेकिन उसने तोहफा भेज दिया था। और नरगिस का खावंद हबीब थोड़ी देर के लिए आया था, निकाह के बाद वापस चला गया था। कह रहा था कि कंपनी वाले छुट्टी नहीं देते। क्या नरगिस सलमा के बारे में जानती है? उसे सिर्फ इतना मालूम है कि सलमा यतीम लड़की है जिसे हमने बेटी बनाया हुआ था। मैं बूढ़े मियाँ बीवी को ये ताकीद करके रुखसत हो गया कि अगर सलमा की कोई खबर मिले तो मुझे फौरन इतला कर दें। शेखुपुरा से लाहौर 25-26 मील के फासले पर है। हमने एक रात शेखुपुरा में गुजारी और वापस जाने की बजाय बस के जरिए लाहौर आ गए। सफदर हुसैन की बहन नरगिस का घर बैरून शाह आलमी गेट में था। लाहौर पहुंचकर मैंने चंद घंटे होटल में आराम किया और तकरीबन 4 बजे नरगिस के घर पहुंच गए।
اس کا شوہر حبیب احمد بھی اس وقت گھر میں موجود تھا۔ وہ 45-46 سال کا ایک خوش مزاج شخص تھا۔ تعارفی کلمات کے بعد وہ ہمیں ڈرائنگ روم میں لے گیا اور بیوی سے شربت بنانے کے لیے کہا۔ حبیب صاحب، میں آپ کے برادر نسبتی کی پراسرار موت کے بارے میں تفتیش کر رہا ہوں اور اسی سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ صفدر حسین کی موت بظاہر خودکشی معلوم ہوتی ہے، لیکن ہمیں بعض ایسے شواہد ملے ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسے قتل کیا گیا تھا اور اس قتل کی جڑیں بہت گہری معلوم ہوتی ہیں۔ ملک صاحب، جب مجھے پتا چلا کہ صفدر ایک 16 سالہ لڑکی سے شادی کرنے والا ہے تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ شادی کامیاب نہیں ہوگی۔ کافی عرصے تک تو وہ شادی سے انکار کرتا رہا تھا، حالانکہ ہم نے اس کے لیے بعض اچھے رشتے تجویز کیے تھے، لیکن جب اس نے فیصلہ کیا تو بالکل غلط فیصلہ کیا۔ اول تو کسی کو یہی نہیں معلوم کہ سلمہ ہے کون۔ پھوپھی حشمت کا کہنا ہے کہ وہ ایک یتیم لڑکی ہے جسے انہوں نے بچپن میں گود دیا تھا۔ صفدر انسپیکٹر آف سکولز تھا اور بیوی ان پڑھ اور عمر میں اس کی بیٹی کے برابر۔ آپ مجھے صفدر کی جوانی کے زمانے کی کوئی بات بتائیں۔ میں اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے بولا، کیا اس نے جوانی میں کوئی عشق وغیرہ بھی کیا تھا؟ حبیب احمد ہولے ہولے سر ہلاتے ہوئے بولا، اس قسم کا کچھ سلسلہ ہوا تو تھا۔ اتنے میں نرگس ٹرے میں شربت کے گلاس رکھے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اپنے شوہر سے 3-4 سال چھوٹی تھی اور خاصی وضعدار خاتون نظر آتی تھی۔ حبیب احمد نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، نرگس، تمہیں یاد ہے ہوشیارپور میں صفدر کی محبت کا ایک واقعہ سننے میں آیا تھا؟ نرگس بیگم نے ٹرے میز پر رکھی اور قدرے ناگواری سے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کوئی اچھی بات کریں۔ ملک صاحب کا کہنا ہے کہ صفدر کو قتل کیا گیا تھا۔ حبیب احمد نے کہا، یہ اس سلسلے میں تفتیش کر رہے ہیں۔ مجھے تو اس وقت بھی شک ہوا تھا جب ہمیں صفدر کی خودکشی کی اطلاع ملی تھی، وہ اس قسم کا آدمی نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس قتل کا کسی پرانے واقعے سے تعلق ہے۔ میں نے کہا، کسی عشق و محبت کے واقعے سے۔ صفدر کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ بہت حساس اور ضدی شخص تھا۔ آپ مجھے ہوشیارپور والے عشق کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جوانی میں انسان سے اس قسم کی حماقتیں ہو جاتی ہیں، نرگس بیگم نے کہا۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، میرا خیال ہے کہ صفدر ان دنوں 12ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ ہمارے محلے کی ایک لڑکی نے اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی۔ دونوں کی چوری چھپے کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں، لیکن لڑکی کے والدین ہم سے زیادہ حیثیت والے تھے اور ان کی ذات بھی ہم سے مختلف تھی۔ کیا آپ کی طرف سے رشتے کی کوشش کی گئی تھی؟ غالباً میری والدہ لڑکی کے گھر گئی تھیں، لیکن لڑکی کے والدین نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ ان کے خاندان میں برادری سے باہر رشتے کرنے کی روایت نہیں ہے۔ بعد میں لڑکی کی شادی ہو گئی اور بات ختم ہو گئی۔ آپ کو اس لڑکی کا نام یاد ہے؟ میرے اس سوال پر نرگس بیگم کے چہرے پر چمک سی پیدا ہوئی۔ بولی، آپ کے پوچھنے پر یاد آیا کہ اس لڑکی کا نام بھی سلمہ تھا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، حبیب احمد نے کہا۔ صفدر کی بیوی کا نام بھی سلمہ ہے؟ یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ نرگس بیگم نے مرحوم بھائی کا دفاع کیا۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، میں نے کہا، یہ سب کچھ کسی منصوبے کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ کے بھائی نے عہد کیا تھا کہ وہ صرف سلمہ سے شادی کرے گا اور اس نے کم از کم نام کی حد تک یہ عہد ضرور پورا کیا۔ یہ بات مجھے صفدر کے ایک دوست نے بتائی تھی۔ آپ نے یہ بالکل ٹھیک کہا ہے کہ صفدر بہت حساس اور ضدی تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے اپنی ضدی طبیعت کی وجہ سے اور کچھ شرمندگی مٹانے کے لیے 16 سالہ سلمہ سے شادی کی ہوگی۔ وہ ایسا ہی آدمی تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہوشیارپور والی سلمہ اور اس کے گھر والے آج کل کہاں ہوتے ہیں؟ میں ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میرا خیال ہے کہ میں نے اس لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ لاہور میں ہوتے ہیں، حبیب احمد نے کہا۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ہائی کورٹ میں سلمہ کے شوہر کو دیکھا تھا، وہ غالباً وکیل ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام شفقت علی ہے، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ خواجہ شفقت علی، میں نے یہ نام ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ اگلی صبح جب ہم ہائی کورٹ پہنچے اور خواجہ شفقت علی ایڈوکیٹ کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، حوالدار اس کاروائی سے بہت بور ہو رہا تھا۔ اس نے دبی زبان سے کہا، ملک صاحب، ہم کچھ زیادہ دور آ گئے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے اسے گھورا۔ مطلب تو کچھ نہیں جی، اس نے مؤدب ہوتے ہوئے کہا۔
बस एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि हाई कोर्ट का वकील किसी को कत्ल नहीं कर सकता। फिर मेरा मतलब है कि हम तो कत्ल की तफ्तीश कर रहे हैं। बात यह है बरखुरदार कि कभी कभी बोटी के लिए बकरा काटना पड़ जाता है, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलते रहो। ख्वाजा शफकत अली खासा जाना पहचाना वकील था। तकरीबन निस्फ घंटे की भाग दौड़ के बाद हम उसे तलाश करने में कामयाब हो गए। वो अदालत के एक कमरे में बैठा फाइल देख रहा था। जज की कुर्सी अभी खाली थी। ख्वाजा शफकत गोरे चिट्टे रंग का दराज कद और सेहतमंद शख्स था। उसकी उम्र 40 साल के लगभग मालूम होती थी। जिस वकील ने हमारी रहनुमाई की थी वो दरवाजे ही से वापस चला गया था। मैंने हवालदार को बरामदे में रोका और अंदर जाकर कहा, ख्वाजा साहब मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और बोला, बड़ी खुशी से बैठे, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या आप किसी केस के सिलसिले में आए हैं? मैं कुर्सी पर बैठ गया और अपना तारुफ करवाया। ओह, तो आप थानेदार हैं, उसने खुश दिली से कहा। मालूम होता है किसी मुल्जिम के पीछे यहाँ आए हैं। फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ख्वाजा साहब, आप होशियारपुर के रहने वाले हैं? मैंने पूछा। उसने भवें सुकेली और बोला, तकसीम से पहले हम होशियारपुर में रहते थे, लेकिन जद्दी पुश्ती होशियारपुर के रहने वाले नहीं। आपकी मिसेस का नाम सलमा बेगम है? वो चौंक सा गया। हालांकि पुराने वकील जरा कम ही चौंका करते हैं। बोला, मामला क्या है? क्या सलमा बेगम पर कोई केस बन गया है? केस तो नहीं बना, लेकिन मैं केस के सिलसिले में इससे मिलना चाहता हूँ। वो एकदम लाताल्लुक सा नजर आने लगा। कदरे तौक़ुफ़ के बाद बोला, मलिक साहब, मेरी बीवी का नाम मुमताज बेगम है। एक होशियार वकील से ऐसे ही जवाब की तवक्को की जा सकती थी, लेकिन मैं हकीकत की तह तक पहुंच चुका था। गालिबन उसने सलमा बेगम से अलहदगी इख्तियार करके दूसरी शादी कर ली थी। मैंने भी वकीलों वाला अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, ख्वाजा साहब, मैं आपकी पहली बीवी की बात कर रहा हूँ। वो कुछ देर तक खाली नजरों से फाइल को घूरता रहा, फिर बोला, तफसील से बात करें। मैंने कहा, ख्वाजा साहब, आप वकील हैं और मैं पुलिस ऑफिसर। हमें लफ्जों की गिरफ्त से बचने और लफ्जों के जरिए गिरफ्त में लेने का फन आता है, लेकिन ये ऐसा मौका नहीं है। इसलिए मैं बहुत सादा बात करूंगा और आपसे भी सादा बात की तवक्को रखूंगा। आप मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, इसके बाद मैं आपको सारी तफसील बता दूंगा। सवाल करें, क्या आप सलमा बेगम को तलाक दे चुके हैं? नहीं, उसने मुख्तसर जवाब दिया। मैं आपके बीवी के माजी का एक नाखुशगवार जिक्र करना चाहता हूँ। आप चूंकि पढ़े लिखे और जहाँ दीदा शख्स हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इसका ज्यादा असर नहीं लेंगे, बल्कि मुमकिन है कि ये वाकया पहले से आपके इल्म में हो। शादी से पहले सलमा बेगम सफ्तर नामी एक नौजवान को पसंद करती थी। ये पसंद दो तरफा थी और दोनों ने, जैसा कि जवानी में होता है, एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। ये अहद भी किया था कि वो किसी और से शादी नहीं करेंगे। सफदर के घर वाले सलमा बेगम के घर पैगाम लेकर भी गए थे, मगर बात नहीं बनी और सलमा बेगम की आपसे शादी हो गई। सफदर एक तवील अरसे तक अपने अहद पर कायम रहा। उसने अपने दोस्तों के सामने भी इस अज़्म का इजहार किया कि वो सलमा बेगम के अलावा किसी से शादी नहीं करेगा, लेकिन बिलाखिर वो इस अहद पर कायम न रह सका और उसने तकरीबन 1.25 साल पहले गालिबन अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए सलमा नामी एक लड़की से शादी कर ली। इन दिनों वो महकमा तालीम में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के ओहदे पर फाइज था। ये शादी कुछ अरसे तक कामयाब रही, लेकिन फिर अचानक कोई गड़बड़ हो गई और मियाँ बीवी के ताल्लुकात कशीदा रहने लगे। तकरीबन 1.5 महीना पहले सफदर ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। उसकी लाश घर के एक कमरे में शतीर से लटकी हुई पाई गई। बज़ाहिर वो खुदकुशी ही मालूम होती थी, लेकिन हमें कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं जिससे अंदाजा हुआ है कि उसे कत्ल किया गया है। मैंने अब तक जो तफ्तीश की है उससे ये अंदाजा होता है कि इस कत्ल का मोहब्बत की पुरानी कहानी से जरूर कोई ताल्लुक है। मैं इसी सिलसिले में सलमा बेगम से मिलना चाहता हूँ। क्या आप इन शवाहिद के बारे में कुछ बताएंगे जिनकी बिना पर आप इस कत्ल का सलमा बेगम के माजी से ताल्लुक जोड़ रहे हैं? तफ्तीश के इस मरहले पर मैं शवाहिद का जिक्र नहीं कर सकता। आप चूंकि वकील हैं, इसलिए आप इस मजबूरी को बखूबी समझते होंगे। मलिक साहब, अगरचे मैंने सलमा को तलाक नहीं दी, लेकिन हमारे दरमियान तवील अरसे से नाचाकी चल रही है और हम अलग अलग रह रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सफदर ने जिस सलमा से शादी की थी वो मेरी बीवी हो। मुमकिन है कि उसने किसी मौलवी या मुफ्ती से तनसीखे निकाह का फतवा हासिल कर लिया हो। नहीं, वो आपकी बीवी नहीं थी। उसकी उम्र बहुत कम है। उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, सलमा भी महकमा तालीम से वाबस्ता है और मौजा सरगावा के गर्ल्स स्कूल में हेड मिस्ट्रेस है।
ये मौजा तो हमारे इलाके से 7-8 मील के फासले पर है, मैंने हैरानी से कहा। और मुझे यकीन है कि सफदर का सलमा से जरूर राब्ता रहा होगा, क्योंकि इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स होने की वजह से उसे इस बात का इल्म होगा कि सलमा बेगम उनके इलाके के एक गर्ल्स स्कूल में हेडमिस्ट्रेस थी। हो सकता है, उसने कहा और जेब से अपना कार्ड निकाल कर मुझे दिया। मेरा कार्ड रख लें, और अगर आपकी तफ्तीश में कोई हर्ज वाक़या ना हो तो मुझे केस की प्रोग्रेस से जरूर मुतला करें। मैं कोशिश करूंगा, मैंने उसका कार्ड जेब में रखते हुए कहा। उसने मेरा पता नोट कर लिया और मुझे बाहर तक छोड़ने आया। सरगावा मिडिल स्कूल बस्ती से बाहर एक पुरफिजा मकाम पर वाक़या था। अगरचे वो गर्ल्स स्कूल के नाम से मौसूम था, ताहम इसमें लड़के भी पढ़ते थे। लड़कों की क्लासें सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक थी। स्कूल की इमारत से हटकर निस्फ दर्जन के करीबी रहायशी क्वार्टर बने हुए थे। एक क्वार्टर में हेडमिस्ट्रेस रहती थी, वो दूसरों से कदरे नुमाया था। इसके बाहर बाड़ लगी हुई थी जिसके अंदर खूबसूरत बागीचा बना हुआ था। मैंने क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक दी और इंतजार करने लगा। उस वक्त मैं सादा लिबास में था और अकेला वहां आया था। एक रोज पहले मुझे महकमा तालीम से मालूम हुआ था कि सफदर हुसैन अपनी मौत से 3 महीने पहले इस स्कूल का इंस्पेक्शन करने आया था। उसने स्कूल की कारकर्दगी के बारे में बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी थी और स्कूल की ग्रांट में इजाफा के साथ हेडमिस्ट्रेस की तनख्वाह में इजाफे की सिफारिश भी की थी। दस्तक की थोड़ी देर बाद किसी औरत ने खिड़की से बाहर झांका और तेजी से पीछे हो गई। उसके फौरन बाद अंदर से कदमों की तेज आवाजों के साथ दबी दबी आवाजें सुनाई देने लगी। यूं मालूम होता था कि अंदर हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई थी। मैंने दोबारा दस्तक दी। चंद लम्हों के बाद एक खातून ने दरवाजा खोला और कदरे ओट में रहते हुए पूछा, आप किससे मिलना चाहते हैं? उसने मलमल का सफेद दुपट्टा ओढ़ रखा था और वजह कतर से उस्तानी मालूम होती थी। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है, मैंने नर्म लहजे में कहा। मैं स्कूल की हेडमिस्ट्रेस से मिलना चाहता हूँ, मिसेस सलमा शफकत से। दरवाजे की ओट में एक दूसरी खातून मौजूद थी। उसने सरगोशी में सामने वाली खातून से कहा, पूछो कि आप कौन हैं? आप कौन हैं जी? सामने वाली खातून ने पूछा। मैं थानेदार हूँ, लेकिन मैं जाती हैसियत में यहाँ आया हूँ। अंदर से फिर सरगोशी की गई। आप किस सिलसिले में हेडमिस्ट्रेस से मिलना चाहते हैं? सफदर हुसैन के सिलसिले में। खातून ने दरवाजा भेड़ दिया और कुछ देर तक अंदर मशवरा करती रही। फिर उसने दरवाजा खोला और बोली, आप कल सुबह दफ्तर आ जाएं। हेडमिस्ट्रेस साहिबा इस वक्त आराम कर रही हैं। बीबी, मैं तो बहुत सोच कर स्कूल की छुट्टी होने के बाद आया हूँ, क्योंकि मामला बहुत जाती किस्म का है। हो सकता है कि कल मैं वर्दी में आऊँ और स्कूल के बच्चे घरों में जाकर ये बताएं कि हेडमिस्ट्रेस के पास पुलिस आई थी। हेडमिस्ट्रेस से कहें कि अभी बात कर लें, रात भर की परेशानी से बच जाएंगी। चंद लम्हों के बाद खातून ने मुझे एक आरास्ता ड्राइंग रूम में बिठाया और इंतजार करने का कहकर अंदर चली गई। मैं ड्राइंग रूम का जायजा लेने लगा। दीवार पर 2 तस्वीरें आवेजा थीं। एक किसी तालिबा की बनाई हुई खूबसूरत तस्वीर थी। आतिशदान के ऊपर गुलदान रखे थे जिसमें ताजा फूल सजे हुए थे। थोड़ी देर के बाद एक उधेड़ उम्र चौकीदार कमरे में दाखिल हुआ और सलाम करने के बाद मेज पर बिस्किटों की 2 प्लेटें रख दी। तभी 2 औरतें कमरे में दाखिल हुईं और सलाम करने के बाद सोफे पर बैठ गईं। दोनों ने मलमल के सफेद दुपट्टे ओढ़ रखे थे। मैं उनके चेहरे वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकता था। एक वही खातून थी जिसने दरवाजे पर मुझसे बात की थी, लिहाजा मैं समझ गया कि दूसरी हेडमिस्ट्रेस थी। मैं आपको बेवक्त परेशान करने पर माजरत चाहता हूँ, मैंने नरमी से कहा, ताकि थानेदारी का असर कुछ कम हो जाए। आप सफदर हुसैन नामी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स को जरूर जानती होंगी। वो चंद माह कबल इस स्कूल का मुआयना करने भी आया था। गालिबन आपको ये भी इल्म हो गया होगा कि तकरीबन 1.25 महीने कबल उसने खुदकुशी कर ली थी। मैंने बात खुदकुशी तक महदूद रखी ताकि सलमा बेगम को इत्मीनान में लेने में आसानी रहे। जी हाँ, हमें ये खबर सुनकर बहुत अफसोस हुआ था, सलमा बेगम ने कहा और छोटे से रुमाल से अपनी पेशानी साफ की। मैंने सफदर हुसैन के माजी के बारे में छानबीन की तो पता चला कि उसका आपसे एक खास ताल्लुक रह चुका था। उसने पहलू बदलते हुए कहा, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। बात तो वाकई बहुत पुरानी है, मगर उसके असरात अभी तक चल रहे हैं। 3-4 रोज पहले मैं लाहौर हाई कोर्ट पे आपके शोहर से मिला था। कुछ बातें उनकी जुबानी भी मालूम हुई हैं। मिसेस शफकत, ये बात आपकी जाती जिंदगी से ताल्लुक रखती है। मुझे इल्म नहीं है कि आप इस खातून के सामने इसका तस्करा पसंद करती हैं या नहीं। मिस शगुफ्ता सीनियर टीचर और मेरी सहेली भी हैं। सलमा बेगम ने कहा, इनसे मेरी कोई बात पोशीदा नहीं है। ये मेरे साथ इस क्वार्टर में रहती हैं। लेकिन आप इन बातों की छानबीन क्यों कर रहे हैं?
ये मामूल की कार्रवाई है। जब कोई शख्स गैर तबई मौत मरता है तो इस किस्म की कार्रवाई करनी पड़ती है। इस कार्रवाई की एक वजह यह भी है कि सफदर हुसैन की बेवा जो आपकी हम नाम है रूपोश हो गई है और उसके वालिदैन बहुत परेशान हैं। मैं चंद रोज पहले शेखुपुरा जाकर उनसे मिला था। हशमत बीबी बेटी की जुदाई के बायस बार बार रोने लग जाती हैं। वो मकर कर रही होंगी। क्या मतलब? मैं एकदम थानेदार बन गया। ये ठीक था कि हशमत बीबी सलमा की सगी माँ नहीं थी, लेकिन असूलन सलमा बेगम को इस बात का इल्म नहीं था या नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसका ये कहना कि हशमत बीबी मकर कर रही होगी, इस बात को जाहिर करता था कि वो इतनी बेखबर भी नहीं थी। सलमा बेगम, आप हशमत बीबी के बारे में क्या जानती हैं? मैंने पूछा। आपने ये कैसे कह दिया कि वो मकर कर रही होगी? वो बेध्यानी में बात करके फंस गई थी, लेकिन औरत समझदार थी, इसलिए उसने पहलू बचाने की कोशिश नहीं की। बोली, मेरा ख्याल है कि आप बहुत सारी छानबीन करने के बाद यहाँ आए हैं, लेकिन आपके सवाल का जवाब देने के लिए मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा। 1935-36 के जमाने में, इससे भी कुछ पहले। उसने अपने माजी में झांकते हुए कहा कि वो जवानी और नादानी का जमाना था। उसके वालिदैन कश्मीरी थे और कारोबार के सिलसिले में होशियारपुर में मुकीम थे। सफदर हुसैन का उनके पड़ोसियों के घर आना जाना था। गालिबन वो अपने क्लास फेलो से मिलने वहां आता था। उसका शुमार कॉलेज के ज़हीन लड़कों में होता था। उसके दोस्त का नाम शायद मजीद था। सलमा की मजीद की बहनों से दोस्ती थी। चूंकि सफदर पढ़ाई में बहुत तेज था, इसलिए मजीद की बहनें इससे कभी कभार सवालात वगैरह हल करा लिया करती थी। सलमा ने सफदर को देखा तो वो उसे बहुत अच्छा लगा, खुसूसन उसका समझाने का अंदाज बहुत अच्छा था। पर सलमा ने भी उससे पढ़ाई में मदद लेनी शुरू कर दी। ये ताल्लुक रफ्ता रफ्ता गहरा होता चला गया। मजीद के वालिद अंग्रेज की फौज में अफसर थे और उनके घर के माहौल में भी मगरबियत पाई जाती थी। वहाँ लड़के और लड़कियां आजादाना एक दूसरे से मिल सकते थे। इस आजाद माहौल में सलमा और सफदर की मुलाकातें मोहब्बत का रंग इख्तियार कर गईं। दोनों ने एक दूसरे का साथ देने की कस्में खाई और अहद किया कि वो एक दूसरे के अलावा किसी से शादी नहीं करेंगे। अगर शादी ना कर सके तो सारी जिंदगी बगैर शादी के गुजार देंगे। ये नहायत अहमकाना अहद था। दोनों मुख्तलिफ खानदानों से ताल्लुक रखते थे और सलमा के खानदान में बाहर शादी करने का रवाज नहीं था, लेकिन जवानी में जब इंसान पर मोहब्बत का जुनून सवार हो तो वो दूर की बातें नहीं सोच सकता। कुछ अरसे के बाद सलमा के घर वालों ने उसकी शादी की बातें करना शुरू कर दी। सफदर ने सलमा के कहने पर अपनी माँ को उनके घर भेजा। वहां से कोरा जवाब मिल गया। सफदर ने सलमा को घर से भाग जाने का मशवरा दिया, मगर उसने इनकार कर दिया। घर वालों को उसकी मोहब्बत का इल्म हो गया था, इसलिए उन्होंने इस पर पाबंदियां लगा दी और चंद महीनों के अंदर अपने खानदान के एक लड़के से उसकी शादी कर दी। शादी के बाद सलमा ने सफदर का ख्याल दिल से निकाल दिया और घर गृहस्थी में लग गई। उसके शोहर ख्वाजा शफकत अली को उसकी मोहब्बत का इल्म हो गया था, लेकिन उसने फराग दिली का मुजाहरा करते हुए इस सिलसिले में कोई बात पुरस नहीं की। सिर्फ इतना कहा कि आइंदा उसकी जुबान पर सफदर का नाम नहीं आना चाहिए। 1 साल के बाद सलमा ने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम सायरा रखा गया। सायरा की पैदाइश के बाद सलमा के दिलो दिमाग से सफदर का ख्याल बिल्कुल महव हो गया और उसकी सारी तवज्जो बच्ची के लिए वक्फ हो गई। एक शाम शफकत का कोई दोस्त मिलने आया। शफकत दरवाजा खोलकर बाहर निकला और गली में खड़ा होकर दोस्त से बातें करने लगा। उसने दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया। उस वक्त सायरा 2 साल की हो चुकी थी और दिन भर इधर उधर दौड़ती फिरती रहती थी। बाप को बाहर निकलते देखकर वो भी बाहर निकल गई और गली में खेलने वाले बच्चों की तरफ मतवज्जो हो गई। शफकत अपने दोस्त से बातें करता हुआ एक तरफ निकल गया। सलमा ये समझी कि शफकत बेटी को साथ ले गया था, लेकिन जब निस्फ घंटे के बाद शफकत अकेला वापस आया तो सलमा का दिल धक से रह गया। सायरा कहाँ है? उसने शोहर से पूछा। क्या मतलब? शफकत ने घबरा कर पूछा। वो आपके साथ बाहर निकली थी, मैं समझी आप इसे साथ ले गए हैं। मैंने तो उसे नहीं देखा, वो घर में ही होगी, अंदर किसी कमरे में खेल रही होगी। सलमा दौड़कर अंदर गई, तमाम कमरे देख डाले। घर के दीगर अफराद ने भी सायरा के बारे में लाइल्मी का इजहार किया। शफकत जल्दी से बाहर निकला और आसपास की तमाम गलियां देख डाली।
उस वक्त गली में खेलने वाले बच्चे अपने अपने घरों को जा चुके थे। सलमा ने चादर सर पर डाली और आसपास के घरों से पूछने लगी। कुछ बच्चों ने कहा कि उन्होंने एक अजीब से फकीर को गली में देखा था। उसने बड़ा सा थैला कंधे पर डाल रखा था। पूरे खानदान में भगदड़ मच गई। कुछ लोग पुरस्कार फकीर की तलाश में जंगल की तरफ दौड़े, कुछ बाजार की तरफ निकल गए। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, मगर सायरा का कोई सुराग नहीं मिला। 5वें दिन शफकत बीवी पर बरस पड़ा। सारा कसूर तुम्हारा है। अगर तुमने बच्ची को बाहर निकलते देखा था तो उसी वक्त उसको पकड़कर अंदर लाना चाहिए था। मैं सारी उम्र तुम्हारा ये जुर्म माफ नहीं करूंगा। गलती आपकी है। सलमा भी बहुत गुस्से में थी। सायरा आपके साथ बाहर निकली थी, आप अंधे नहीं थे, वो आपको नजर ना आती। मैं भी आपको सारी उम्र माफ नहीं करूंगी। बच्ची को संभाला तुम्हारा काम था, शफकत ने चीख कर कहा। जिस दिन से बच्ची गुम हुई है मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत हो गई है। और अपनी जुबान को काबू में रखो, वरना आप क्या करेंगे? वरना मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा, तुम्हारा गला घूंट डालूंगा। तुम आवारा औरत हो। शादी से पहले तुम मर्दों के साथ दोस्तियां लगाती रही हो, अब भी तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। इसी वजह से सायरा तुम्हारी तवज्जो से महरूम थी। शफकत, अपनी जुबान बंद कर लो, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। जाओ, फौरन चली जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। दरवाजा खुला है, निकल जाओ यहाँ से अपनी मनहूस शक्ल लेकर। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। अपनी गलती मेरे सर पर थोप रहे हो और मुझे घर से निकलने का हुक्म दे रहे हो। मैं भी बेगैरत नहीं हूँ, किसी भूखे नंगे खानदान की औरत नहीं हूँ। अब मैं 1 मिनट भी इस घर में नहीं रह सकती। सलमा बेगम ने चादर सर पर डाली और घर से निकल गई। बाद में खानदान के बुजुर्गों ने सुलह कराने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाबी नहीं हुई। दोनों जिद पर अड़ गए। सलमा बेगम ने कहा कि जब तक शफकत घर आकर उसे माफी नहीं मांगेगा वो ससुराल नहीं जाएगी। शफकत अली ने कहा कि जब तक सलमा बच्ची की गुमशुदगी की जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगी वो इसे लेने नहीं जाएगा। इस तरह दोनों जिद पर अड़े रहे और वक्त गुजरता चला गया। ताहम दोनों में से किसी ने भी तलाक की बात नहीं की, जिसका मतलब ये था कि दोनों के दिल में सुलह की ख्वाहिश पाई जाती थी, लेकिन झुकने पर कोई भी तैयार नहीं था। सलमा बेगम ने दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी और BA BT करके सरकारी स्कूल में मुलाजमत इख्तियार कर ली। शोहर से नाचाकी के 6ठे साल उसकी वालदा का इंतकाल हो गया। बाप ने उसे मशवरा दिया कि वो शोहर से माफी मांगकर उसके घर चली जाए, लेकिन उसके भाई आड़े आ गए। उन्होंने कहा कि माफी शफकत अली मांगेगा। 7वें साल शफकत अली ने सलमा बेगम को पैगाम भेजा कि वो अपनी गलती मान ले और घर आ जाए, वरना उसे नुकसान होगा। माँ की वफात के बाद सलमा बेगम भाइयों के रहमो करम पर थी और भाई माफी को अपनी बेइज्जती समझते थे। बस उन्होंने इनकार कर दिया। इस इनकार के बाद शफकत अली ने दूसरी शादी कर ली और सुलह के इम्कानात और ज्यादा मादूम हो गए। तकसीम हिंद के दौरान सलमा बेगम के दोनों भाई फसादात में हलाक हो गए और वो अपने बूढ़े बाप के हमरा पाकिस्तान आ गई। उनकी जायदाद सिखों ने लूट ली थी और वो बिल्कुल खाली हाथ पाकिस्तान पहुंचे थे। सलमा बेगम के बाप का नाम ख्वाजा सराजुल हसन था। जवान बेटों की मौत ने उसे बहुत कमजोर कर दिया था और वो काम करने के काबिल नहीं रहा था। सलमा बेगम ने लाहौर पहुंचते ही महकमा तालीम में रिपोर्ट की और उसे फौरन मुलाजमत में ले लिया गया। अब वो अपने बूढ़े और ज़ईफ बाप का वाहिद सहारा थी। उसके 2 ही काम रह गए थे, मुलाजमत करना और बूढ़े बाप की देखभाल करना। पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद उसके बाप का इंतकाल हो गया और वो दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गई। चूंकि उसका तदरीसी रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, इसलिए उसे हेड मिस्ट्रेस बनाकर सरगावा भेज दिया गया। इस अवस्था में इसके साथ काम करने वाले कई अफराद ने उसके करीब होना चाहा, लेकिन उसने किसी की हौसला अफजाई नहीं की। उसने अपनी शादी और शोहर से नाराजगी का किसी से जिक्र नहीं किया था। यही वजह थी कि ज्यादातर लोग उसे कमवारी ही समझते थे। चूंकि शफकत अली ने उसे तलाक नहीं दी थी, इसलिए वो दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। ताहम सारे हंगामों से गुजरने के बाद उसकी जिंदगी पुरसुकून गुजर रही थी और उसके दिल में दूसरी शादी की ख्वाहिश भी नहीं थी। एक दिन उसकी पुरसुकून जिंदगी में तलातुम पैदा हो गया। महकमे की तरफ से एक चिट्ठी मौसूल हुई जिसमें लिखा था कि मौसम गर्मा की तातीलात से कबल एक इंस्पेक्टर उनके स्कूल का मुआयना करने आ रहा था। इंस्पेक्टर का नाम सफ्तर हुसैन लिखा हुआ था। ये नाम देखकर सलमा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे 17-18 साल पुरानी मोहब्बत की कहानी याद आ गई। ताहम उसके वहमो गुमान में भी नहीं था
कि आने वाला इंस्पेक्टर वही ज़हीन लड़का साबित होगा जिसके साथ उसकी चंद खुशगवार यादें वाबस्ता थी। लेकिन जब मुकर्ररा तारीख को इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ने उनके स्कूल में कदम रखा तो उसकी अजीब हालत हो गई। उसके लिए अपने दिली जज्बात छुपाने मुश्किल हो गए, क्योंकि आने वाला वही सफदर हुसैन था जिससे वो इतने इनकलाबात के बावजूद फरामोश नहीं कर सकी थी। वो ब्राउन पैंट और सिल्क की बुशर्ट में मलबूस था। उसके सर पर फ्लैट हैट और हाथ में चर्मी बैग था। सलमा बेगम ने देखा कि वो पहले से कदरे फरबा हो गया था और बहुत बावकार और संजीदा लग रहा था। सलमा डर रही थी कि कहीं वो सबके सामने पुरानी शनासाई का इजहार न कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पहले दिन क्लासों के इंस्पेक्शन के बाद वो सलमा बेगम के दफ्तर में आया और बोला, मिस साहिबा, आपके स्कूल की सफाई और नज्म ज़ब्त देखकर बहुत खुशी हुई है। जी शुक्रिया, सलमा बेगम ने कहा। उस वक्त उसके कमरे में 2 सीनियर टीचर्स भी मौजूद थी। इस नज्म ज़ब्त में हमारी टीचरों की तवज्जो और मेहनत का बड़ा दखल है। सफदर हुसैन ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, ये सफाई जो आज मैंने देखी है, क्या ये हमेशा ऐसी ही होती है या इसका ताल्लुक सिर्फ मुआयने से है? मैं गलत बयानी से काम नहीं लूंगी, सलमा बेगम ने कहा। ये बात सभी जानते हैं कि इंस्पेक्शन से कबल खुसूसी सफाई का एहतमाम किया जाता है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि ये मयार सारा साल बरकरार रहे। सफदर हुसैन खुशगवार मूड में बातें करता रहा। उसने कुछ रजिस्टर वगैरह भी चेक किए और इंस्पेक्शन बुक में अच्छे रिमार्क्स लिखे। कुछ देर के बाद वो दूसरी टीचर्स कमरे से बाहर चली गईं। सफदर ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई और सलमा बेगम को घूरने लगा। सलमा ने आंखें नीची कर ली और पूछा, क्या आपको पता था कि मैं स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हूँ? हाँ, मैं खास तौर पर आपसे मिलने आया हूँ, सफदर ने कहा। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, सलमा बेगम ने बदस्तूर आंखें नीची कर रखी थी। उस वक्त हेड मिस्ट्रेस की बजाय 17-18 साल की शर्मीली लड़की लग रही थी। शफकत कहाँ होते हैं? पता नहीं, आपने अभी तक सुलह नहीं की? सलमा बेगम ने नफी में सर हिला दिया। क्या मुकम्मल अलहदगी हो चुकी है? मेरा मतलब है कि क्या शफकत ने आपको तलाक दे दी है? नहीं, तलाक नहीं दी। आपका मतलब है कि आप 15-16 साल से अलग रह रहे हैं और अभी तक मियाँ बीवी हैं? हाँ, यही बात है, सलमा बेगम ने कहा। फिर नजर उठाकर सफदर की तरफ देखा। आपके बीवी बच्चे कहाँ होते हैं? मेरी शादी को थोड़ा अरसा हुआ है, अभी बच्चा कोई नहीं हुआ, सलमा बेगम ने आहिस्ता से कहा। कभी अपनी बीवी को साथ लेकर आएं, आपको इससे मिलकर खुशी नहीं होगी। मैं पुरानी बातें भूल चुकी हूँ। मेरी बीवी को देखकर आपको बहुत सी पुरानी बातें याद आ जाएंगी, सफदर ने खास अंदाज में कहा, क्योंकि उसका नाम भी सलमा है। अच्छा, ये तो बड़ा अजीब इत्तेफाक है। कमरे में एक टीचर आ गई और ये गुफ्तगू मुनक़ता हो गई। अगले रोज एक टीचर ने सलमा बेगम से कहा कि सलमा बाजी, मैंने एक अजीब चीज देखी है। कैसी अजीब चीज? कल इंस्पेक्टर साहब ने हमारी क्लास के मुआयने के दौरान किसी जरूरत के तहत अपनी जेब से बटवा निकाला। मैं उनके पीछे खड़ी थी। उन्होंने बटवा खोला और कोई कागज तलाश करने लगे। अचानक मेरी नजर बटवे में लगी हुई एक तस्वीर पर पड़ी। मैं इस तस्वीर को देखकर हैरान रह गई। वो किसी लड़की की तस्वीर थी और उसकी शक्ल बिल्कुल आप जैसी थी, बल्कि मुझे यूं लगा कि जैसे वो आपकी जवानी की तस्वीर थी। ये सुनकर सलमा बेगम दिल में घबराई कि कहीं सफदर ने उसकी कोई तस्वीर तो अपने पास नहीं रखी हुई थी। मैंने इंस्पेक्टर साहब से तस्वीर के बारे में पूछा तो उन्होंने जल्दी से बटवा बंद कर दिया और बोले कि मेरी बीवी की तस्वीर है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया। टीचर ने मजीद कहा, इंस्पेक्टर साहब की उम्र 40 साल के करीब तो जरूर होगी, लेकिन तस्वीर वाली लड़की की उम्र 20 साल से भी कम लगती थी। दुनिया में बेजोड़ शादियां भी होती रहती हैं, सलमा बेगम ने टीचर को टालने के लिए कहा, लेकिन तस्वीर के जिक्र से उसके दिल में जबरदस्त तजस्सुस पैदा हो गया था और दिमाग में तरह तरह के वसवसे जन्म लेने लगे थे। उसने सफदर से कोई बात नहीं की और एक हफ्ते के बाद स्कूल के क्लर्क के सपुर्द ये काम किया कि वो किसी तरह इंस्पेक्टर सफदर हुसैन के घर का पता मालूम करे। साथ ही ये भी ताकीद की कि इस बात का चर्चा नहीं होना चाहिए। क्लर्क ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस से सफदर हुसैन का पता हासिल करके सलमा बेगम को दे दिया। सलमा बेगम ने सीनियर टीचर शगुफ्ता बेगम को साथ दिया और एक सुबह सफदर हुसैन के घर पहुंच गई। दोनों ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए बुर्के पहन रखे थे। उन्होंने गली के एक लड़के के जरिए पहले ये मालूम करवा लिया था कि सफदर हुसैन घर में नहीं था। दरवाजा सलमा ने खोला और वो दोनों को अंदर ले गई। जब सलमा बेगम ने नकाब उल्टी तो सलमा जूनियर हैरत से उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि वो औरत हैरत अंगेज तौर पर उसकी हम शक्ल थी।
आप कौन हैं? उसने पूछा। सलमा बेगम के लिए अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। उसे यकीन हो चुका था कि उसके सामने उसकी गुमशुदा बेटी सायरा खड़ी थी। माँ की ममता जोश मार रही थी और 15 साल का दिया हुआ तूफान आंखों के रास्ते बह निकलने के लिए जोर लगा रहा था। ताहम रस्मी तस्दीक के अलावा बेटी को भी सूरत हाल से आगाह करना जरूरी था। बेटी तुम कहाँ की रहने वाली हो? सलमा ने अपने जोश को दबाते हुए पूछा। जी मैं शेखुपुरा की रहने वाली हूँ। सायरा की भी अजीब हालत हो रही थी। वो इस अजनबी औरत के लिए अपने दिल में बेपनाह कशिश महसूस कर रही थी। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? उनका नाम रहमत अली है और माँ का नाम हशमत बीबी। क्या तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारे सगे माँ बाप हैं? नहीं। सायरा नफी में सर हिलाया। उन्होंने खुद तो कभी ये बात नहीं की, लेकिन मैंने इधर उधर से सुना था कि उन्होंने मुझे किसी से लेकर पाला था। लेकिन आप कौन हैं? मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। सलमा बेगम ने बेटी को गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। सायरा भी रोने लगी। वो मंजर इतना जज्बाती था कि शगुफ्ता बेगम की आंखों में भी आंसू आ गए। तुम्हारा नाम सलमा नहीं सायरा है, सलमा बेगम ने कदरे नॉर्मल होने के बाद कहा। ये शख्स जो तुम्हारा शोहर बना हुआ है, इसने तुम्हें 2 साल की उम्र में अगवा किया था। सफ्तर ने मुझे अगवा किया था? सायरा को अपनी कानों पर यकीन नहीं आया। सफ्तर तो बहुत अच्छे हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। हम होशियारपुर के रहने वाले हैं। सफ्तर भी वहीं रहते थे। उनका घर हमारे मोहल्ले में था। मुझसे शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरे वालिदैन राजी नहीं हुए और मेरी शादी तुम्हारे अब्बू से कर दी। सफ्तर ने इंतकाम तुम्हें अगवा कर लिया और जब तुम बड़ी हो गई तुम्हारे साथ शादी कर ली। सारी तफसील सुनकर सायरा का गुस्से से बुरा हाल हो गया। जिस शख्स को अपना मजाजी खुदा समझती थी, वो उसे अगवा करके लाया था। सलमा बेगम ने बेटी को ताकीद की कि वो फिलहाल खामोश रहे और सफ्तर को कोई बात ना बताए। सारा मामला बहुत उलझा हुआ था। उसे सुलझाना आसान नहीं था। सायरा सफ्तर की मनकूहा थी। इतने पुराने केस के सबूत पेश करना बहुत मुश्किल था। यूं भी ये 2 कमजोर औरतों के बस का मामला नहीं था। सारी बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी थी। कत्ल का मुहर्रक भी वाज़ेह था। फिर भी उजलत में कोई फैसला करना मुनासिब नहीं था। मैंने सलमा बेगम से पूछा, सायरा कहाँ है? सायरा अंदर है, उसने जवाब दिया। मैं उससे 2-4 बातें करना चाहता हूँ। वो बहुत परेशान है, प्लीज फिलहाल उससे कोई बात ना करें, वो और ज्यादा परेशान हो जाएगी। सलमा बेगम, बात यह है कि मैं सिर्फ कहानियां सुनने के लिए भाग दौड़ नहीं कर रहा, मैंने संजीदगी से कहा। बात यह है कि मेरी तफ्तीश के मुताबिक सफ्तर ने खुदकुशी नहीं की थी। जी, उसके चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। क्या सायरा ने आपको कुछ नहीं बताया? किस सिलसिले में? कत्ल के सिलसिले में? पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सफदर हुसैन को कत्ल किया गया है और इस जिम्मे में आपकी बेटी की पोजीशन साफ नहीं है, लेकिन मैंने थानेदारों वाले इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए। वो अंदर गई और अपनी बेटी को बुला कर ले आई। आज सायरा ने मुझसे पर्दा नहीं किया। वो हल्के रंग की शलवार कमीज में मलबूस थी और बहुत परेशान लग रही थी। मैं शेखुपुरा तुम्हारे घर गया था। मैंने उसे मुखातिब करके कहा, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी गुमशुदगी की वजह से बहुत परेशान हैं, तुम्हें उनको बता कर आना चाहिए था। वो मेरे वालिदैन नहीं हैं, उसने जवाब दिया। उन्होंने 14 साल तक तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारी जरूरियात पूरी की और उस वक्त तुम्हें माँ बाप का प्यार दिया जब तुम्हें अपने पराये की कोई तमीज नहीं थी। मैंने गलत तो नहीं कहा? नहीं जी। क्या उन्होंने तुम्हें नौकरों की तरह रखा था या बेटी की तरह? जी, बेटी की तरह रखा था, लेकिन अगर वो अच्छे लोग ना होते तो तुम्हें किसी दलाल के हाथ फरोख्त करके तुम्हारे पैसे खरे कर लेते। तुमने उनको इतनी अहमियत भी नहीं दी कि जितनी इंसान एक वक्त का खाना खिलाने वाले मेजबान को देता है। मेहमान जाते वक्त मेजबान से इजाजत लेता है और उसका शुक्रिया भी अदा करता है। हशमत बीबी तुम्हारा जिक्र करते वक्त बार बार रोने लग जाती है। वो भी तुम्हारी माँ ही है, क्योंकि उसने बहुत मोहब्बत से तुम्हारी परवरिश की थी। लेकिन उनको पता था कि सफदर मुझे अगवा करके लाए थे। नहीं, मैंने कहा, उनको ये बात मालूम नहीं थी। सफदर ने उनको एक मन घड़त कहानी सुनाई थी। मैं तो यही समझ रही थी कि उनको सब कुछ पता था। अब आपने बताया है तो मैं उनसे जरूर मिलने जाऊंगी। मैंने असल बात की तरफ आते हुए कहा, सफदर की लाश के मुआयने और पोस्टमार्टम के बाद हमें ये मालूम हुआ है कि उसे कत्ल किया गया था। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? जी, मेरा तो कोई ख्याल नहीं है, उसने घबरा कर कहा। मैंने आपको सारी बात बता दी थी। सायरा बीबी, तुमने मुझे सारी बात बताई होती तो मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए इतना लंबा चक्कर न लगाना पड़ता, लेकिन अब हाथ ही निकल गया है।
और सिर्फ दुम रह गई है। मुझे तुम्हारे बताए बगैर सारी बात मालूम हो चुकी है। तुम नाजुक और कमजोर लड़की हो, लिहाजा ये बात यकीनी है कि तुमने इतने वजनी आदमी को फंदे पर नहीं लटकाया था। ये काम किसी मर्द ने किया था। मैं क्या कह सकती हूँ जी? मैंने इस मेडिकल स्टोर से पता किया है जहाँ से सफदर दवाएं खरीदता था। उसने नींद की गोलियां नहीं खरीदी थी। पता नहीं जी, नींद की गोलियां तुम्हारे पड़ोसी साजिद हसन ने खरीदी थी। ये बात सुनकर उसका रंग सफेद पड़ गया। साजिद हसन ने मुझे बताया है कि नींद की गोलियों की शीशी वो तुम्हारे कहने पर लाया था। मैंने सच उगलवाने के लिए थोड़ा सा झूठ बोल दिया। ये सच है ना? जी। उसके खूबसूरत होंठ कपकपाए। और रस्सी भी वही लाया था? उसने इस बात में सर हिला दिया। मैंने उसकी माँ से मुखातिब होकर कहा, आपकी बेटी इस वक्त परेशान है, इसलिए मैं इससे मजीद सवाल नहीं करूंगा। आप इसे लेकर कल सफदर हुसैन के मकान में आ जाएं। शगुफ्ता बेगम ने पहली दफा लब कुशाई करते हुए कहा, मलिक साहब, आप एक बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। इस बच्ची के साथ सफदर ने बहुत बड़ा जुल्म किया था। उसके जुर्म की वजह से ये बच्ची माँ बाप के साए से महरूम हुई और इस जालिम इंसान की नफसानी ख्वाहिश की भेंट चढ़ गई। फिर इसके जुर्म का इसके माँ बाप पर भी असर पड़ा और उनमें जुदाई पड़ गई। ऐसे शख्स को इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। मेरी दरख्वास्त है कि इस बात को यही खत्म कर दें। बीबी, अगर कोई शख्स अपने मकान की छत कमजोर बनवाएगा तो वो हर मौसम बरसात में टपकेगी और पूरे कुंबे को तकलीफ पहुंचाएगी, ख्वाह वो बच्चे हों या बड़े। मैंने गलत तो नहीं कहा? आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन कमजोर छत का इससे भी बढ़कर नुकसान हो सकता है। मैंने मजीद कहा, किसी तूफानी बारिश में वो छत गिर जाएगी और एक दो अफराद उसके नीचे आकर हलाक या जख्मी हो जाएंगे, हालांकि इस छत के बनाने में उनका कोई दखल नहीं था। मैं इस मिसाल का मतलब नहीं समझी। मतलब ये है कि आपने दरगुजर की अपील करते वक्त इस मामले के इब्तदाई हिस्से को नजरअंदाज कर दिया है। सलमा बेगम ने सफदर के साथ कुछ अहदो पैमान किए थे। उन्होंने ये अहद किया था कि ये सफदर के सिवा किसी से शादी नहीं करेंगी और सफदर ने ये अहद किया था कि वो सलमा के सिवा किसी से शादी नहीं करेगा, लेकिन ये अपना वादा ना निभा सकी। सफदर जज्बाती और जिद्दी नौजवान था। उसने अपना अहद निभाने के लिए गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। मेरी बात का खुलासा ये है कि जो शख्स जहर खाएगा वो खुद भी मुतासिर होगा और उसकी औलाद भी मुतासिर होगी, ख्वाह उसने जानबूझकर जहर खाया हो या गलती से। मैं जाने के लिए खड़ा हो गया। सलमा बेगम, मैं आपके शोहर को इस मामले की इत्तला भिजवा देता हूँ। वो हाई कोर्ट के वकील हैं और आपकी कानूनी मदद कर सकते हैं। आप अपनी सहूलत के मुताबिक कल सफदर हुसैन के मकान में आ जाएं। खुदा हाफिज। वापस पहुंचकर मैंने ख्वाजा शफकत अली के नाम पर एक मुख्तसर सा रुका लिखा और उसे हवालदार के हाथ लाहौर भेज दिया। रुके का मजमून ये था, ख्वाजा साहब, आपकी गुमशुदा बेटी सायरा बाजियाब हो गई है, लेकिन ये पढ़कर आपको यकीनन अफसोस होगा कि वो एक कत्ल के केस में मुलविस है। मैंने अभी उसको गिरफ्तार नहीं किया, वो अपनी माँ के पास है। अगर आप उसकी मदद करना चाहें तो हवालदार के साथ यहाँ आ जाएं। मलिक सफदर हयात। हवालदार को रुखसत करने के बाद मैंने साजिद हसन की गिरफ्तारी के लिए 2 आदमी रवाना कर दिए और अपने काम में मसरूफ हो गया। तकरीबन 1 घंटे के बाद दोनों आदमी साजिद को गिरफ्तार करके थाने ले आए। उन्होंने उसे हथकड़ी नहीं लगाई थी और वो सीना तान कर पुलिस वालों के साथ चल रहा था। उसके 2 हमायती भी साथ थे जिनको बाहर ही रोक दिया गया। मैं कुर्सी से उठा और साजिद के सामने पहुंच गया। कितनी उम्र है तुम्हारी? मैंने पूछा। होगी कोई 23-24 साल, उसने बेनियाजी से जवाब दिया। कितनी जमातें पढ़े हो? मैट्रिक पास हूँ। 10 साल से क्या कर रहे हो? 10 साल से? मैट्रिक पास करने के बाद अब तक क्या किया है तुमने? आजकल कोई काम भी नहीं मिलता, क्या करें? सिगरेट पीते हो? कभी कभी सूटा लगा लेता हूँ। आज मैं सलमा से मिलकर आया हूँ, मैंने मौजू बदलते हुए कहा। उसने मुझे सारी कहानी सुना दी है। अब मैं बाकी कहानी तुम्हारी जुबानी सुनना चाहता हूँ। उसके चेहरे का रंग कदरे मुतगय्यर हो गया। सलमा ने आपको क्या बताया है? मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, सवाल मत करो, जवाब दो। क्या बात है जनाब? किस बात का जवाब दूं? उसने गाल से हिलाते हुए कहा। रस्सी किस दुकान से खरीदी थी? कौन सी रस्सी जनाब? मैंने एक और थप्पड़ मारा। फिर सवाल किया। मैं उसी रस्सी के बारे में पूछ रहा हूँ जिससे तुमने सफदर हुसैन को फंदा लगाकर छत से लटकाया था। वो तो जी उसने खुदकुशी की थी, वो खुद ही रस्सी लाया होगा। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ।
मैंने हवालदार को रस्सी निकाल कर दी और कहा इसे हथकड़ी लगाकर बाजार ले जाओ और पता करो कि इसने किस दुकान से रस्सी खरीदी थी। हवालदार ने उसके हाथ में हथकड़ी डालते हुए कहा चलो मेरे साथ। ठहरे जी, उसने मज़ाहमत करते हुए कहा, मैं उस्ताद का बेटा हूँ, मेरे बाप की शहर में बड़ी इज्जत है, मुझे हथकड़ी लगाकर बाहर न ले जाएं। हम कातिलों को हथकड़ी ही लगाया करते हैं। मैंने कहा अगर बाप की इज्जत का ख्याल था तो ये हरकत न करते। हवालदार जाने लगा तो मैंने उसे रोका और दराज से ख्वाब आवर गोलियों की शीशी निकाल कर दी। इस दवा के बारे में भी पता करो, इस शीशी में नींद की गोलियां हैं। इसकी एक शीशी उसने चमन मेडिकल स्टोर से खरीदी थी, ये शीशी उसने सलमा को दे दी थी, लेकिन हमें धोखा देने के लिए एक शीशी उसने किसी दूसरे स्टोर से खरीदकर घर में रख ली थी। इसके बारे में भी पता करो कि ये दूसरी शीशी इसने किस स्टोर से खरीदी थी। हवालदार ने एक सिपाही को साथ लिया और उसे लेकर रुखसत हो गया। साजिद के हमायती भी उसके साथ चले गए। तकरीबन 2 घंटे के बाद हवालदार वापस आ गया। दोनों चीजों की तस्दीक हो गई थी। साजिद ने ख्वाब आवर गोलियों की दूसरी शीशी एक दूसरे स्टोर से खरीदी थी। मेरा ये अंदाजा सही साबित हुआ था कि उसने हमें धोखा देने के लिए दूसरी शीशी खरीद कर घर में रख ली थी। रस्सी फरोख्त करने वाले दुकानदार ने भी उसे पहचान लिया था। मैंने साजिद से कहा अब बताओ क्या कहते हो। जनाब ये चीजें सलमा ने मुझसे मंगवाई थी। उसने अपना बयान बदलते हुए कहा मुझे कुछ पता नहीं कि उसने ये चीजें किस मकसद के लिए मंगवाई थी। मैंने उसे रात की ड्यूटी वाले एएसआई के स्पुर्द करते हुए कहा आज रात इसके साथ गपशप लगाओ और इसकी याददाश्त ताजा करने की कोशिश करो। मैं सुबह इससे बात करूंगा। वो अपनी बेगुनाही की कस्में खाने लगा। एएसआई ने उसकी जंजीर पकड़ी और उसे हवालात की तरफ ले गया। अगली सुबह तक साजिद ने सब कुछ उगल दिया, ताहम उसने ज्यादा जिम्मेदारी सायरा पर डालने की कोशिश की थी। उसके बयान की रोशनी में मैंने सायरा से भी पूछगछ की और जो कहानी सामने आई वो कुछ यूं थी। सायरा ने बताया कि साजिद इससे फ्री होने की कोशिश करता रहता था, लेकिन उसने कभी इसकी हौसला अफजाई नहीं की थी। वो अपने शोहर की वफादार थी और कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहती थी जिससे उसके शोहर के एतमाद को ठेस पहुंचती। लेकिन जब उसे अपनी माँ से मुलाकात के बाद सफदर की असलियत मालूम हुई तो उसके जज्बात बुरी तरह मजरूह हुए और उसके दिल में सफदर के लिए शदीद नफरत पैदा हो गई। वो उसे तकलीफ पहुंचाने के मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करने लगी। साजिद से दोस्ती भी उन्हीं तरीकों में से एक तरीका था। वो समझती थी कि वो इस तरह शोहर से इंतकाम ले रही थी। उसने साजिद को बताया कि सफदर ने उसके साथ धोखे से शादी की थी और ये कि वो सफदर से सख्त नफरत करती थी। साजिद ने कहा कि वो सफदर से तलाक क्यों नहीं ले लेती। कैसी बातें करते हो, सायरा ने कहा। तलाक लेना कोई आसान काम नहीं है। सफदर हैसियत वाला आदमी है। मैं गरीब माँ बाप की बेटी हूँ और मेरा कोई भाई भी नहीं है। इस शख्स की मौत के बाद ही मेरी जान छूट सकती है। साजिद चंद रोज तक इस बात पर गौर करता रहा। फिर उसने सायरा से कहा अगर सफदर मर गया तो तुम क्या करोगी। खुदा का शुक्र अदा करूंगी, और क्या करूंगी। सायरा ने जवाब दिया दोबारा शादी नहीं करोगी। अगर कोई शरीफ आदमी मिल गया तो कर लूंगी। मैं कैसा लगता हूँ तुम्हें? ठीक हो, इतने बुरे नहीं हो। अगर मैं सफदर का पता साफ कर दूं तो तुम मुझसे शादी कर लोगी? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हारे बंदे को अगले जहां पहुंचा सकता हूं, बशर्ते कि तुम मेरी बनने का वादा करो। सायरा को इस बात पर यकीन नहीं आया। उसने सोचने का वादा किया। दोनों इस मौजू पर कई रोज तक बातें करते रहे और बिल आखिर दोनों ने सफदर हुसैन के कत्ल का एक काबिले अमल मंसूबा तैयार कर लिया। साजिद का बयान था कि सायरा ने उसे शादी के वादे पर कत्ल की तरगीब दी थी, जबकि सायरा का कहना था कि कत्ल का सारा मंसूबा साजिद ने बनाया था और उसी ने उस पर अमल किया था। कत्ल वाली रात सायरा ने सफदर को ऐसी लस्सी पिलाई जिसमें ख्वाब आवर दवा मिली हुई थी। सायरा के बयान के मुताबिक ये लस्सी साजिद के घर से आई थी। साजिद का बयान था कि लस्सी सायरा ने खुद तैयार की थी। साजिद ने मजीद कहा कि रात के 12 बजे सायरा की तरफ से उसे तयशुदा सिग्नल मिला। उसने वक्फे से 3 दफा दीवार बजाई। साजिद इस सिग्नल का इंतजार ही कर रहा था। वो सहन की मुश्तरका दीवार फलांग कर सायरा के सहन में कूद गया। सायरा बरामदे में उसका इंतजार कर रही थी और खासी घबराई हुई थी। साजिद ने सरगोशी में पूछा लस्सी पिला दी थी? हाँ पिला दी थी। किस कमरे में है? उधर बीच वाले कमरे में। लेकिन मुझे डर लग रहा है, हम ठीक नहीं कर रहे। सिर्फ 15-20 मिनट की बात है, पता भी नहीं चलेगा। आओ मेरे साथ। उस वक्त घर की तमाम बत्तियां बुझी हुई थी और अंदर मुकम्मल सन्नाटा था। सिर्फ सफदर के सांस लेने की मध्यम आवाज सुनाई दे रही थी। सायरा ने सरगोशी करते हुए कहा अगर ये जाग गया तो मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो।
साजिद ने कहा। फिर कुछ सोचते हुए बोला, कोई छुरी या चाकू लाना। छुरी से कत्ल करोगे? नहीं, मैं सोच रहा हूँ इसके हाथ पैर बांध देते हैं ताकि इसे लटकाने में आसानी रहे। सायरा बावर्ची खाने से छुरी ले आई। साजिद ने रस्सी के चंद टुकड़े काटे और सफदर के हाथ पैर बांधने लगा। सफदर ने कुछ आ की और करवट भी बदली, मगर ख्वाब और दवा के बायस उसकी आंख नहीं खुली। साजिद ने उसके मुंह पर कपड़ा भी बांध दिया। फिर दूसरे कमरे में जाकर शतीर के साथ फंदा बांधा और सफदर को कंधे पर डालकर उधर ले गया। सायरा सहन में जाकर टहलने लगी। उसके कानों में कशमकश की मध्यम आवाजें आ रही थी। वो सख्त बेचैनी महसूस कर रही थी। तकरीबन 15 मिनट के बाद आवाजें आना बंद हो गईं। फिर साजिद बाहर आया और बोला, सब ठीक हो गया है, अब तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ और सुबह ये कहना कि सफ्तर ने खुदकुशी कर ली है। ये सायरा का बयान था। साजिद का बयान ये था कि सायरा तमाम वक्त कमरे में मौजूद रही थी और उसने सफ्तर के हाथ पैर बांधने में उसकी मदद की थी। तकरीबन 12 बजे ख्वाजा शफकत अली थाने पहुंच गया। उसे हवालदार की जुबानी सारी तफसील मालूम हो गई थी और वो अपनी बेटी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर करवा के लाया था। उसने मेरे कमरे में कदम रखते ही पहला सवाल ये किया कि मैंने उसकी बेटी को गिरफ्तार तो नहीं किया था। नहीं, मैंने जवाब दिया और ये बात मैंने खत में भी लिख दी थी। उसने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। बोला, मेरा आपसे कभी वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन पुलिस वालों का एतबार करना बहुत मुश्किल है। बहरहाल मैंने अपनी बेटी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा ली है। ये इसके कागजात हैं। उसने जमानत के कागजात मेरे सामने रखे। कत्ल के असल मुलजिम के बारे में क्या रिपोर्ट है? उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, ख्वाजा साहब, मैं रवायती थानेदारों से जरा मुख्तलिफ हूँ। आप मेरे साथ बेशक खुलकर गुफ्तगू करें। अगर मैं आपकी बीवी या बेटी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करना चाहता तो आपको इस मामले की हवा भी ना लगने देता। आपको उस वक्त पता चलता जब दोनों को बहुत नुकसान पहुंच चुका होता। मैंने अपना आदमी भेजकर आपको यहाँ बुलाया तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए था कि मैं आपको जायज सहूलत फराहम करना चाहता हूँ। ये अच्छा हुआ कि आप जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करा लाए हैं, लेकिन अगर आप ऐसा ना कर पाते तो मैं आपको इसकी मोहलत भी फराहम करता। सॉरी मलिक साहब, आज मैं बहुत जज्बाती हो रहा हूँ। उसने कहा, 15 साल बाद बेटी की बाजियाबी का सुनकर मुझे अपने जज्बात पर काबू रखना मुश्किल हो रहा है। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। अगर आप मुझे इत्तला ना भिजवाते तो मेरी बेटी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता था। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एक मेहरबानी और करें कि मुझे दूसरे शख्स के बारे में भी कुछ तफसील बता दें। दूसरे शख्स का नाम साजिद हसन है। उसको हमने गुज़श्ता रात गिरफ्तार कर लिया था। वो इस वक्त हवालात में है। उसका बयान ये है कि कत्ल का मंसूबा दोनों ने मिलकर बनाया था और दोनों ने ही इस पर अमल किया था। मैंने उसे साजिद हसन के बयान की थोड़ी सी तफसील बताई। ठीक है। उसने तफसील सुनने के बाद कहा, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। मैं अपनी बीवी और बेटी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उनका सामना किस तरह करूंगा। प्लीज आप मेरे साथ चलें। ख्वाजा साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आप पढ़े लिखे और समझदार आदमी हैं। बेटी का मामला अपनी जगह पर था। वो अगवा हो गई थी और बाजियाब नहीं हो सकी, लेकिन आपने अपनी बीवी को किस बात की सजा दी? अगर आप सुलह नहीं करना चाहते थे तो उसे आजाद कर देते। मेरी बात सुनकर उसने सर झुका लिया और किसी गहरी सोच में डूब गया। एक तवील तवक्कुफ के बाद उसने कहा, मलिक साहब, बाज मामलात में समझदार आदमी की अकल पर भी पर्दा पड़ जाता है और वो एक बेसबूत बात के बायस बरसों नुकसान उठाता रहता है। इस मामले में असल गलती मेरी थी और मैंने सलमा बेगम से माजरत करने का फैसला भी कर लिया था, लेकिन हमारे खानदान का एक शख्स जो उस वक्त मेरी नजर में बहुत मोतबर था, सुलह के रास्ते में रोक बन गया। ये बात आज मैं पहली दफा आपको बता रहा हूँ। सायरा की गुमशुदगी के तकरीबन 6 माह बाद मैंने सोचा कि नाराजगी खत्म करके बीवी से सुलह कर लेनी चाहिए, लेकिन मेरी बदकिस्मती के मैंने उस मोतबर शख्स से मशवरा कर लिया। उसने मेरी बात सुनने के बाद कहा, शफकत मियाँ, मैं बहुत दिनों से तुम्हें एक बात बताना चाह रहा था, लेकिन कोई मौका नहीं बन रहा था। तुम्हारी बेटी सायरा गुम नहीं हुई और सच्ची बात यह है कि वो तुम्हारी बेटी नहीं थी। मैं ये बात सुनकर अंदर से हिल गया। मैंने कहा, बड़े साहब, ये आप क्या फरमा रहे हैं?
मोतबर साहब ने नहायत संजीदगी से कहा, तुम्हें शायद पता नहीं कि शादी से पहले सलमा के सफदर नामी एक लड़के से खुफिया मरासम थे। उनका ये ताल्लुक शादी के बाद भी कायम था और सायरा सफदर की बेटी थी। वो गुम नहीं हुई। सलमा ने उसे उसके असली बाप के हवाले कर दिया था। मलिक साहब, मैं इन दिनों वकालत पढ़ रहा था और खुद को नहायत बेदार मगज इंसान समझता था, लेकिन इस बहतान को मैंने मनोअन कबूल कर लिया। ना कोई दलील तलब की और ना ही सबूत मांगा। ये बात 15 साल तक मेरे दिल में कायम रही। मैं अदालतों में दलाइल और शवाहिद की बातें करने वाला शख्स हूँ, लेकिन इस बहतान पर मैंने कभी गौर नहीं किया। लेकिन कल जब हवालदार ने मुझे बताया कि सायरा से जिस शख्स ने शादी की थी वो सफदर ही था, तो मेरी आंखें खुली। मैंने दिल में कहा कि कोई शख्स कितना ही बुरा क्यों ना हो, अपनी बेटी से शादी नहीं कर सकता। मलिक साहब, ये वो बहतान था जो बज़ाहिर एक मोतबर शख्स ने लगाया था, लेकिन बातन में वो इंतहाई खबीस और सुफला शख्स था। उस बहतान की वजह से मैं 15 साल तक अपनी बीवी से दूर रहा और दिल ही दिल में उसकी जलन बर्दाश्त करता रहा। ख्वाजा साहब, ये तो महज एक बहतान था, लेकिन अगर ये सच्चा इल्जाम भी होता तो इसकी कोई हैसियत ना होती। इस्लाम कहता है कि ऐसा इल्जाम लगाने वाले को मजीद 3 गवाह पेश करने चाहिए, और अगर वो गवाह पेश करने में नाकाम रहे तो उसे 80 कोड़ों की सजा दी जाए और आइंदा उसकी शहादत कबूल ना की जाए। आपने बिल्कुल बजा फरमाया है। उसने कहा, मैं अपनी बीवी और बेटी से मिलने के लिए बेचैन हो रहा हूँ, मुझे उनके पास ले चलें। सलमा बेगम अपनी बेटी के हमरा सफदर हुसैन के मकान में पहुंच चुकी थी। उसने अपने शोहर को देखकर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। मैंने सायरा से उसके बाप का तारुफ कराया। वो खड़ी हो गई और धीमी आवाज में बाप को सलाम किया। उसने किसी गर्म जोशी का इजहार नहीं किया था, क्योंकि उसे माजी के तमाम वाकयात मालूम हो चुके थे और वो उनका जिम्मेदार अपने बाप को समझती थी। शफकत अली उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा तो वो पीछे हो गई। बोली, मैं अपनी अम्मी की बेटी हूँ और अम्मी आपसे नाराज हैं। शफकत अली एक मुजरिम की तरह सर झुकाए अपनी बीवी की तरफ बढ़ा। अब मेरा वहाँ रुकना मुनासिब नहीं था, इसीलिए मैं खामोशी से बाहर निकल गया। कहानी के इख्तिताम पर एक दफा फिर आप सभी से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज अ न्यू यूट्यूबर हमारी सपोर्ट करें। शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर किसी नई सनसनीखेज कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।